हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस सेशन में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चल रहा है। अब तक हमने कई सारे बातें कर ली हैं। हमने सीखा है भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओवरऑल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट करता है और क्या क्या एनकम्पासेस इस सब्जेक्ट के अंदर होने वाला है, क्या क्या वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एक्सेट्रा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। हमने सीखा था स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, प्लानिंग से बिल्कुल डिस्टिंग्विश इसे किया जाता है। स्ट्रेटेजी हमेशा नंबर 1 पर आती है और प्लानिंग एक्सेट्रा सब उसके बाद में रहती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर दो वर्ड्स हैं, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हमने सीखा था एज पर आर इंस्टीट्यूट के भाई मैनेजमेंट को दो टर्म्स में यूज कर लेना, की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन विच कोऑर्डिनेट्स द डाइवर्स सेट ऑफ एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम आए थे स्ट्रेटेजी पर। हमने कहा भाई स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है। हमने स्ट्रेटेजी के भिन्न भिन्न तरह के नेचर एक्सेट्रा देखा था कि आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए आप स्ट्रेटेजी अपनी अडॉप्ट कर रहे हैं और अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से डायरेक्शन लेस होगी। हमने स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी और उसके बाद हमने कहा कि यार स्ट्रेटेजी जो है कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजी फ्लॉलेस कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपको हमेशा से क्वेश्चन डालना पड़ेगा कि जो भी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट बाहर चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि अगर कभी भी ऐसा हो तो आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सको। और स्ट्रेटेजी मेनली 3 लेवल्स पर बनाई जाती है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल ऐसा लेवल जहां पर टॉप मोस्ट लोग बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द अदर सीनियर पीपल, ये डिसाइड करते हैं कि कहां पर आपको जो है पैसा डालना है, किस बिजनेस को करना है, कंपीट कहां पर करना है। एक बार इन्होंने कर दिया ये वाला निर्णय सुनिश्चित, उसके बाद बिजनेस लेवल, जिसको डिवीजन लेवल या फिर एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल भी कहा जाता है, उन तक ये अपना आइडिया फ्लो करते हैं। देन द स्ट्रेटेजी फॉर ईच एंड एवरी डिवीजन इज मेड बाय द दैट डिविजनल मैनेजर। उस डिविजनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एसबीयू के लिए अकॉर्डिंगली डिसाइड करना कि भाई अब कंपीट कहां करना है, ये तो टॉप वालों ने बता दिया, लेकिन कंपीट कैसे करना है, अपने इंडिविजुअल बिजनेस के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है, ये सभी बातें बिजनेस लेवल, डिविजन लेवल डिसाइड करेगा। वंस दे हैव डन दिस कि हाँ भाई कंपीट कैसे करना है, हाउ वी हैव टू कंपीट, नाउ कम्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, जो कि ऊपर से फ्लो करते हुए नीचे आ रही है। यहां पर काम आता है फंक्शन लेवल का। एज द नेम सेज, यहां पर सारे के सारे फंक्शंस हैं, फाइनेंस है, परचेज है, प्रोडक्शन है, एचआर है, मार्केटिंग है, एडमिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे फंक्शंस हैं। हर फंक्शन का एक मैनेजर है और उसके अंतर्गत उसी फंक्शन से रिलेट करते हुए बाकी के लोग हैं। एचआर डिपार्टमेंट तो एचआर का हेड हो गया और उसके नीचे एचआर के एम्प्लॉइज हो गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीएफओ साहब टॉप पर बैठे हैं और उनके नीचे जो है उनके एम्प्लॉइज एक्सेट्रा हो गए। तो इस तरह से 3 लेवल्स जो है बनाए जाते हैं और लास्ट लेवल का काम क्या है, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी एंड टू गेट द रिजल्ट्स। तो ये 3 लेवल्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमने इन सबके बीच में थोड़ा सा इंटर रिलेशनशिप भी सीखा था। हमने एक सीखा था फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, जहां पर कई सारे एग्जांपल्स के तहत और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनती है हमने डिस्कस किया था। एंड साथ ही साथ वी टुक अ ग्लिम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, जो कि हम कहते हैं कि भाई एक तरह से पूरा बॉसलेस स्ट्रक्चर है, जहां पर पूरी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी दी जाती है आइडियाज शेयरिंग के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, इनोवेशन के लिए, जो कि मेनली स्टार्टअप्स में होता है। और एक हमने पढ़ा था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जो कि ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर एक एम्प्लॉय 2 बॉस को मिनिमम जो है रिपोर्ट करता है, टू द फंक्शनल मैनेजर एज वेल एंड साइड बाय साइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल। हमने कहा था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये माना जाता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेनली होता है। एंड मेनली जहां पर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्सेट्रा, वहां पर ही चलता है। हमने भिन्न भिन्न एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करते हुए इसे सीखा था। देन वी केम बैक टू द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी, जहां हम पढ़ रहे थे। हमने सीखा भाई कि स्ट्रेटेजी जो है वो प्रोएक्टिव भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि भाई खुद से अपने लिए डिसीजन लेना, खुद से कुछ चाल चलना। हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छा वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, अरे भाई उसका इंतजार क्यों करता है, तो अपनी तरफ से करना, तो अपना काम कर। तो प्रोएक्टिव का मतलब है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो तुम्हें लेने होंगे। इन एक्शंस को कहा जाता है बीइंग प्रोएक्टिव। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था और दिखाया था होंडा सीबीजी, जो कि 1999 में लॉन्च की थी होंडा कंपनी ने, जो कि एक ओवरनाइट हिट था। एंड उसके बाद आते हैं रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब भाई आप तो अपनी स्ट्रेटेजी बना ही रहे हो, लेकिन बहुत बार आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है नॉट आउट ऑफ योर ओन फ्री विल बट ड्यू टू द पोजीशन विच द कॉम्पिटिटर इज टेकिंग, बिकॉज द बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, इट्स डायनेमिक,
अनएंटिसिपेटेड, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है मार्केट में, तो अगर कॉम्पिटिटर ने कुछ डैश स्टेप ले लिया तो उस डैश स्टेप को काउंटर करने के लिए भी मुझे अपना स्टेप लेना होगा। जैसे कि हमने सेम सीबीजी वाले एग्जांपल की बात करें, बजाज कंपनी ने देखा कि ये तो भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का जो यूथ है, जो लौंडे लोग हैं, वो तो बाइक के पीछे पागल है, तो क्यों ना पल्सर लॉन्च की जाए। हालांकि बाद में केटीएम ये वो काफी कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन हाँ उस टाइम की बात करें तो मेनली सीबीजी के कंपटीशन में आकर खड़ा हुआ था पल्सर, ठीक है ना। तो ये सारी बातचीत हमने करी थी। हमने कहा था कंपनी की जो एक स्ट्रेटेजी निकल कर आएगी, दैट विल बी अ मिक्स ऑफ द प्रोएक्टिव एंड द रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज। तो ऑर्गेनाइजेशन को हर समय सचेत रहना पड़ता है। हमने इसमें फॉर्च्यूनर, एंड्योवर, एमजी ग्लोस्टर ऐसे एग्जांपल्स भी साथ साथ देखे थे पुत्र, ठीक है ना। चलिए, अब हमने कल कुछ प्रश्न भी किए थे जो कि हर चैप्टर के साथ कुछ केस स्टडीज हैं, तो हमने कुछ केस स्टडीज भी की थी। एक जो हमने कॉर्पोरेट लेवल किया था ना, उसका एक केस स्टडी है। सबसे पहले वो बोला केस स्टडी पढ़ते हैं और उसके बाद आज की पढ़ाई को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कम ऑन, आइए जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस स्क्रीन पर, जहां पर आपको मेरे साथ साथ आपके नोट्स की स्क्रीन भी दिखेगी। इसमें देखिए जी, प्रश्न नंबर 5 पर आ जाना मेरे पुत्र, प्रश्न नंबर 5 पे आ जाना जरा। कहता जी, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इट इज इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस व्हिच इंक्लूड अपैरल, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, फर्नीचर, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे बिजनेस को? टर्म सिखाई थी, देखो किसे तो याद है, जरा सोचो 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 रे, सोचो सोचो रे। हाँ जी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस करे तो अपन उसको क्या बोलते रे? कॉन्ग्लोमीरेट। सर सुना सुना सा है भाई, सिखाया था। कॉन्ग्लोमीरेट, कॉन्ग्लोमीरेट ऐसा बिजनेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में अपने पर फैलाए हुए है। एग्जांपल दिया था मैंने आईटीसी कंपनी का, भूलना नहीं है। द कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंसीडर योरसेल्फ एज द एचआर कंसल्टेंट फॉर दिस कंपनी। You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of CEO। आप एचआर कंसल्टेंट है, सीईओ की पोजीशन भरनी है, वेकेंट पड़ी है, तो कहता आपको एक टास्क मिली है, एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करो कि सीईओ साहब की क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, एंड नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू, एंड देन एनलिस्ट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड। कौन सा लेवल है बताइए? स्ट्रेटेजिक लेवल हमने 3 सीखे थे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। सीईओ साहब जो है कौन से लेवल पर जाएंगे? शुड नॉट बी अ टफ वन एट ऑल। सीईओ साहब रहते हैं हमेशा टॉप मोस्ट लेवल, जिसका नाम है कॉर्पोरेट लेवल। हाँ जी, द रोल ऑफ सीईओ इज परटेन्स टू कॉर्पोरेट लेवल। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द सीईओ एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। दे ऑक्यूपाई द एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो डिसीजन मेकिंग, सारी मेजर डिसीजन मेकिंग है वो सारी इसी लेवल पर होगी। उसके बाद उसने कहा एक्टिविटीज बता दो, जो हमने सीखा था बेटा जब पढ़ते हो वही सारी चीज यहां पर वापस से लिखनी है। आइए देखते हैं। द रोल ऑफ सीईओ दैट इज टॉप मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू, मतलब एग्जाम में चाहे वो सीईओ पूछ ले, कॉर्पोरेट लेवल पूछ ले, टॉप मैनेजमेंट पूछ ले, ठीक है ना, किसी भी नाम से पूछ ले कि भाई इनका रोल बताओ, तो आपने यही उत्तर देकर आना है। आइए देखते हैं। पहला, एनलार्ज कर देते हैं थोड़ा, ये लीजिए। टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजी बनानी है लेकिन किसी इंडिविजुअल बिजनेस का जिम्मा नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। अगर आपके 5 एसबीयू है तो पांचों के लिए स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। टू डिफाइन द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे आने वाले टॉपिक्स जो इस चैप्टर में रहेंगे वहां पर हम विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी आपका एक मेजर पार्ट रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन तैयार करना, गोल तैयार करना, जिसको देखकर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने छोटे 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 ऑब्जेक्टिव बनाएगी और फिर उनको अचीव करेगी। डिटर्मिनिंग व्हाट बिजनेसेस इट शुड इन। कौन से बिजनेस को आपने करना है नहीं करना, ये भी सीईओ साहब निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सिर्फ डैश पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन से स्टार्ट किया था तो वो पूरी जिंदगी भर उसी प्रोडक्ट लाइन को स्टार्ट करती रहेगी। अब सैमसंग कंपनी का स्टार्टिंग से फोन बनाती है नहीं भाई, ये तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक्सेट्रा बनाते थे, तो फोन में तो बाद में आए ठीक है ना। सेम वे, सो एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस। एक बार आपके पास पैसा तैयार होगा कि भाई अपने पास इतना पैसा है, उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में एलोकेट करना। रिलायंस कंपनी आज की डेट में कैसे जो है एलोकेट करती होगी पैसा इन द डिफरेंट वर्टिकल्स, तो पैसा एलोकेट करने का निर्णय टॉप मैनेजमेंट करेगा, किस किस को कितने पैसे मिलने चाहिए। formulating the strategies and implementing the strategies that span the individual business। एक तो पहला पॉइंट हो गया कि सारी ऑर्गेनाइजेशन वाइड आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है। उसके बाद जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हो गए जहां पर कुछ मेजर स्ट्रेटेजी बनानी है, वेयर टू कम्पीट टाइप की, हाउ टू कम्पीट नहीं, वो तो बिजनेस लेवल ही बनाएगा, लेकिन एक मेजर स्ट्रेटेजी कि भाई इस तरह से हम इसे फॉर्मुलेट करके दे रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए, वो भी आपने करना है। जैसे मान लो जियो लॉन्च हुआ
तो अंबानी साहब ने भाई जियो के लिए कुछ तो काम किया होगा ना, ऐसे थोड़ी अपने सबऑर्डिनेट्स को कह दिया कि ठीक है भाई जियो के लिए तुम निर्णय ले लेना। तो जियो जब लॉन्च किया गया था काफी साल पहले, तो उसमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाएगी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी टॉप लेवल का ही काम होता है। एंड देन प्रोवाइडिंग द लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल वर्क एज द लीडर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। मतलब कभी जो आपके नीचे वाले लेवल हैं, अगर कभी किसी प्रकार की दिक्कत दुविधा आ जाए, कुछ समझ में ना आई या फिर उन्हें गाइडेंस चाहिए, तो वेयर दे विल गो, ऑब्वियसली दे विल कम टू यू ओनली। जैसे हम कहते हैं फैमिली के अंदर पेरेंट्स से बच्चे हैं, वैसे आप अडल्ट हो गए, आप सेल्फ सफिशिएंट है अपने काफी सारे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कहीं कई बार जिंदगी में आपके सामने जब डायलमा आता है, जब निर्णायक मोड़ आता है, आपको निर्णय लेने समझ में नहीं आ रहा, तो वेयर डू यू गो, यू अप्रोच टू योर सीनियर्स, जहां पर सबसे पहले आपके मम्मी पापा आते हैं। हो सकता है मम्मी पापा नहीं, आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे गुरु हैं, टीचर हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर हो सकते हैं, आपके कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। बहुत बार बच्चे हमसे किसी प्रकार की गाइडेंस मांगते हैं, तो यू लुक अप टू योर टॉप लेवल, सीनियर लेवल फॉर द लीडरशिप स्किल्स। तो ये काम भी इन्हें करना है। तो भाई याद रखने हैं पॉइंट सारे के सारे। पहला, टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। जब स्ट्रेटजी वाली बात आई तो ये वाला पॉइंट साथ में रख लो। फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी दैट स्पैन द इंडिविजुअल बिजनेस। डिफरेंशिएट कैसे करना, यहां पर है स्ट्रेटजी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और यहां पर है जो इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बन रही है। उसके बाद कौन से बिजनेस में हमें होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट एक साथ याद रख लेना। कौन से बिजनेस में हमें होना चाहिए, और एक बार डिसाइड हो गया कि ठीक है ये 4 बिजनेस है भाई, इस 4 में कितना कितना पैसा डालना है हमें। उसके बाद हर बिजनेस के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिशन एंड गोल तैयार करना। नॉर्मली मिशन एंड गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइज होता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि एसबीयू के लिए भी आपका मिशन नहीं हो सकता। एसबीयू के लिए भी आप मिशन बना सकते हो डेफिनेटली, सो दैट उस एसबीयू के सभी लोग जो है उस पर्टिकुलर मिशन को अचीव करने के लिए ही अपनी पूरी एनर्जी जो है लगाएंगे। एंड इसके साथ साथ आप ये लीडरशिप वाला पॉइंट भी याद रख सकते हैं। तो हमने क्या बोला, स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजी फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस, डिटर्मिनिंग व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन, एंड देन डिटर्मिनिंग रिसोर्सेज, किस किस को कितने देने हैं। फिर हमने कहा लीडरशिप स्किल, और साथ साथ मिशन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना। तो ये सब कुल मिलाकर इनके हिस्से में पुत्र पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी हम चलते हैं वापस जहां पर हम थे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रेटजी का मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब चीजें हमने कर ली हैं। स्ट्रेटजी परफेक्ट होती है क्या नहीं, लेवल्स एट व्हिच इट इज फॉर्मुलेटेड, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ये सब बातें हम कर चुके हैं। यहां पर आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, क्या लिखता है, स्ट्रेटेजी कैन ब्रिंग द रेवोल्यूशन। आपको ध्यान रहे हम कौन सा हेड पढ़ रहे हैं, हमारा हेड चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ा मीनिंग एंड नेचर, फिर पढ़ा डेफिनेशन, फिर पढ़ा स्ट्रेटेजी के नेचर के बारे में कि क्या फ्लॉलेस हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है या नहीं, कौन से लेवल्स हैं मेनली, स्ट्रेटेजी रिएक्टिव पार्ट प्रोएक्टिव हो सकती है, एंड देन लास्ट हेड ऑलमोस्ट इसके अंदर आ रहा है, स्ट्रेटेजी कैन ब्रिंग द रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात लिखी है, स्ट्रेटेजी कैन ब्रिंग द रेवोल्यूशन एज वेल। 2016 8 नवंबर की वो भयानक रात, 8 नवंबर था, रात के 8 बजे थे, तारीख शायद 8 नवंबर थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लोग हैरान परेशान, 500 के नोट जेब में पड़े हैं, 1000 के नोट जेब में पड़े, और मोदी साहब कह रहे हैं रात को ये नोट बंद हो जाएगा। भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बंद हो जाएगा, हमारे पास पैसे पड़े हैं, हम क्या करें। कहते चिंता ना करो मित्रों, इतने समय तक आप बैंक में जाकर, किसी बैंक में जाकर अपने पुराने नोट देकर नए नोट ले सकते हो। लेकिन भाई इतना तगड़ी चीज सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि रुपया चलना बंद हो गया। कहते आज की डेट में जो तुम्हारे पास पैसे हैं ना, ये चलने बंद हो जाएंगे, हम इसे नहीं मानेंगे। भाई ये क्या बात हुई, अब पुराने नोट बैंकों में जमा करवा दिए, नए नोट साथ साथ मिल नहीं रहे थे, क्योंकि नए नोट आरबीआई ने छापे ही नहीं, और जितने छापे थे वो इंडिया की इकोनॉमी और हमारी पॉपुलेशन और साइज देखते हुए, कितनी करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, वो नोट बड़े कम मात्रा में थे, जैसे ही आते फटाफट खत्म हो जाते। लोग एटीएम्स के बाहर लाइन लगा लगा के खड़े होते थे, और मतलब 50 लोगों की लाइन है तो 10 लोगों में ही वो एटीएम अपनी क्षमता खत्म कर देता था। क्या किया जाए, लोग कहते भाई हमें खर्चे करने, हमें पेमेंट्स करनी है, पुराने रुपए तुमने बंद कर दिए, नए रुपए आए नहीं है, हम करें तो क्या करें।
गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई कि यार अगर हमने डीमोनेटाइजेशन स्टेप लिया है, डीमोनेटाइजेशन जैसा, तो हमें कुछ और तरीका पेमेंट का लाना पड़ेगा। एंड इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू मेक द डिजिटल करेंसी स्ट्रॉन्ग। डिजिटल करेंसी से मेरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपी नहीं है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आई शुड से, परहैप्स डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आना चाहिए जहां पर आप कैश लेस ट्रांजेक्शन कर सकें। अब उस समय तो सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, ऐसा भी नहीं था कि उस समय मोबाइल इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन कौन सोच सकता था कि आप मोबाइल से पेमेंट करोगे, क्योंकि उस समय नॉर्मल मोड ऑफ पेमेंट जो एटीएम एक्सेट्रा होते थे। अब आप एटीएम लेकर जा रहे हो, जिन लोगों ने इस थ्योरी का उस समय विरोध किया था वो यही बोलते थे, कहते यार आप एटीएम लेकर जा रहे हो, आप सब्जी लेने के, उसके पास एटीएम मशीन थोड़ी है, वहां कैसे पैसे दोगे, ठीक है ना। अब लोगों को पान खाने की बड़ी आदत होती है, खाना खाने का, भाई पान खाएंगे, अब पान खाएंगे तो पान वाले को कैसे पैसे दोगे भाई, 10 रुपए का है पान तो, 15 रुपए का है पान तो, ठीक है ना। आपने रिक्शा की सवारी करी, उसके पैसे बन गए 28 रुपए, कैसे दोगे उसके 28 रुपए, आपके पास है ही नहीं पैसे। गेटिंग माय पॉइंट। तो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, काफी सारी प्रॉब्लम सामने खड़ी थी उस समय ये निर्णय लेना स्वाभाविक था कि हमें डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट लाना पड़ेगा। एंड देन there was a strategy made up by the government which revolutionized, बड़ा सा वर्ड है ना, कई बार जी भटक जाते, revolutionized not only India but the whole world। इंडिया ने सारे वर्ल्ड को रास्ता दिखाया, आज की डेट तक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई यूपीआई नाम की एक चीज है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, जिसके तहत आप ऑनलाइन पेमेंट जो है कर सकते हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यूपीआई का प्लेटफॉर्म बनाया गया। आइए देखते हैं। स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो मीन्स टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम बाय एग्जीक्यूटिंग द रेवोल्यूशनरी आइडिया। फॉर एग्जांपल, यूपीआई has changed the entire digital payment landscape in India, has even gone global, which is a true example of made in India for the whole world. It was all because of a well-planned identification of existing problem statement and then formulating a strategy, putting it to the perfect execution. और यूपीआई आज की डेट में इतना बड़ा मोड ऑफ पेमेंट बन चुका है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ भी, उसके बाद जब यूपीआई आ भी गया, तब भी लोग कैश से ही पेमेंट करना पसंद करते थे, कहते यार ये मोबाइल का सिस्टम हमें समझ नहीं आएगा। खासकर जो लोग सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा की एज से आगे चले गए या फिर जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी को नहीं देखा, तो उन्हें हमेशा भय लगता था कि यार नहीं हम कैसे पेमेंट करेंगे, हमें तो आएगा नहीं समझ ऐसा वैसा, तो हमेशा कैश लेकर चलते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यूपीआई सभी को अपने दायरे के अंदर लेकर जाता जा रहा है और पेमेंट का मोड भी काफी आसान कर देगा। द वे यू हैव टू मेक द पेमेंट इज एक्सट्रीमली इजी। आइए इसी से संबंधित एक आर्टिकल मैंने आइडेंटिफाई किया और आपको पढ़ाते हैं। यहां ये वाला पैराग्राफ देखेंगे जी, ये जो लिखा है, according to PwC India's payment handbook, UPI is expected to reach, क्या लिखा है, 100 करोड़ ट्रांजेक्शंस पर डे। व्हाट, 100 करोड़? कैन यू इवन इमेजिन द साइज? वो एक साल की ट्रांजेक्शन नहीं कह रहा, एक दिन की ट्रांजेक्शन कह रहा है भाई। ना 1 करोड़, ना 2 करोड़, ना 5 करोड़, ना 10 करोड़, 100 करोड़ ट्रांजेक्शंस आने वाले साल में, 100 करोड़ ट्रांजेक्शंस पर डे होंगी। सो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि भाई यूपीआई किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो ये पॉइंट, स्ट्रेटेजी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, इज अ ट्रू पॉइंट कि हाँ भाई अगर आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम को और सही स्ट्रेटेजी बना लें तो आपका एक स्ट्रेटेजी रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है। एंड इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग द अदर कंट्रीज टू डू द सेम। उनको भी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप जो है सिस्टम को ला सकते हैं और कैसे इसका जो पूरा है सिस्टम बना सकते हैं। तो एक हमारे सामने सवाल आता है, पॉइंट टू पॉन्डर, कुछ गहन सवाल जो लगते हैं कि क्या ये भी हो सकता है। मोर और लेस प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे इसके अंदर। देखिए क्या है, कहता जी एक ना केचप ब्रांड है, मेकिंग अ हेल्दियर केचप विद लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। अब नॉर्मली देखा जाए कि यार जब बंदा केचप खरीदता है, मतलब कुछ साल पहले की सोचो, जब केचप खरीदते तो क्या ये सब सोचते थे शुगर प्रिजर्वेटिव कितने, नहीं भाई इसके बारे में तो सोचता ही कोई नहीं था। भैया केचप दे दो, कौन सी, किसान केचप दे दो, किसान की मेन चलती थी। लेकिन कहते केचप ब्रांड है तो वो अपने आप को इस तरह से मार्केट कर रहा है कि मेरे ब्रांड में शुगर कम है, प्रिजर्वेटिव कम है, बाय लेटिंग द पेरेंट्स फील सेफ अबाउट देयर किड्स कंज्यूमिंग केचप। कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटजी? कहता क्या आप इसे स्ट्रेटजी बोल सकते हो? आप सोचिए, विचार कीजिए कि आप इसे स्ट्रेटजी बोल सकते हो। डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेटजी, डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेटजी। आज की डेट में एक बिजनेस कोई भी स्टेप अगर ले रहा है अपनी मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, ये तो फिर भी एक सही आइडिया लग रहा है। कई बार आपका आइडिया ऐसा होता है जो कि
आपको लगेगा कि ये क्या बकवास आइडिया है। कई बार जैसे कहीं एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो ना, आप कहते हैं हे भगवान ये इस चीज की एडवर्टाइजमेंट थी, ये तो हमें समझ ही नहीं आई, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो जब वो स्ट्रेटेजी हो सकती है तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी है। आज की डेट में पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस वेरी मच देन एवर देवर बिफोर। आज से पहले कभी ऐसा इंडिया में सिस्टम नहीं आया। हम तो भाई गोलगप्पे कचौरी स्ट्रीट फूड वाले देश हैं, जहां पर मैले हाथों से भी कोई कुछ बना देता है तो हम जरा सा भी संकोच नहीं करते, बल्कि वहां पर तो चटकारे लगाकर खाते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। तो भाई यहां आज की डेट में लेकिन हेल्थ कॉन्शियसनेस की तरफ जो है इंडिया चलता जा रहा है। तो अगर वो केचप वाला ब्रांड कह रहा है कि भाई मेरे केचप में शुगर कम है, मेरे केचप में प्रिजर्वेटिव कम है, और केचप खाने का शौक किसको होता है? ज्यादातर बच्चों को। कभी देखे केचप की एड में कोई बूढ़े से अंकल आ रहे हैं? नहीं, हमेशा छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, बर्गर के साथ लगा लिया, या फिर वो स्माइलीज होती है ना मैकेन्स, उसका लगा लगा कर बच्चे चटकारे लगा लगा कर खा रहे हैं। अब मतलब भाई केचप की कंजम्पशन तो बहुत है, तो जब ये ब्रांड कह रहे हैं कि मेरे इसमें शुगर कम है, प्रिजर्वेटिव कम है, मतलब पेरेंट्स को लग रहा है कि भाई ये वाला केचप तो लेना ही है, तो क्यों ना ये वाला लें, सेफ है एटलीस्ट। तो इट्स डेफिनेटली अ स्ट्रेटजी। Yes, it is a business strategy to fight the competition and to adapt with changing external environment. People becoming health conscious is external environment factor. ठीक है, तो ये एक पॉइंट टू पॉन्डर था, सही लगा हमें, बिल्कुल जायज है। ठीक है जी, हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। मैंने सिखाया था जब भी हमारे सामने बिल्कुल एक मेजर टॉपिक आएगा तो उसके पीछे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा और ऐसा एक सिंबल हमने लगाया होगा जब जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अब तक हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का मतलब हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, और टाइप ऑफ लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन टॉपिक हो चुके हैं। जो नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है, और आपको दिखा दूं, ये हमने सारा यहां पर देखा हुआ है ऑलरेडी। सो मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी आर डन विद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक लेवल्स। टोटल 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से हम 3 कर चुके हैं, और इस वाले टॉपिक पर आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में अभी तक काफी सारी नॉलेज ले ली। सवाल आया हमारे सामने कि यार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या सच में इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है? सर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में होता क्यों? बिल्कुल सही सी बात है भाई, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या हम शब्दों में उतार सकते हैं? आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, हर बुक के अंदर आपको एन नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम प्रेफरेबली अपने इंस्टीट्यूट के जो पॉइंट्स हैं उनसे बाहर नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं आप लिख नहीं सकते, लिख सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली है कि जिन हेडिंग्स के अंदर इसको सजाया गया है हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा, हम अपनी बाउंड्री वहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, और साथ में लिखे लिमिटेशंस। यार अब तक जो सीखा है लग तो रहा नहीं कोई लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिटेशन तो होगी ही। तो हमें दोनों तरह से पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। Importance of strategic management essentially lies in enabling an organization to perform better than its competitors and its own past and present performance। कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इस पॉइंट में लाई करती है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है, किस लिए? कि तुम परफॉर्म कर सको बेटर। किससे? एक तो खुद के पास्ट प्रेजेंस परफॉर्मेंस से और पास्ट परफॉर्मेंस से, जो तुम पहले करते थे और जो आज करते हो, इससे बेहतर भी तो करना चाहते हो, एंड साथ साथ देन द कॉम्पिटिटर्स एज वेल। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि यही हमें इनेबल करेगा, यही हमें सक्षम बनाएगा कि हम जीवन में आगे बढ़ पाए, अपने आप से भी और दूसरे कॉम्पिटिटर से भी। इसका मतलब क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा बेटर परफॉर्म कर रहे हो? डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न टू योर इन्वेस्टर्स, superior value to the customers and superior performance with expectation of the employees, suppliers, governments and society etc। जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें आप वैल्यू दे सकें, वैल्यू का मतलब R&D करके अपना प्रोडक्ट में और नई फीचर्स ऐड कर सकें, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ऑफर कर सकें। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रिटर्न्स दे सकें अच्छी, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में हो, रिकरिंग इनकम, या फिर वो कैपिटल गेन नेचर का हो, मतलब उनके शेयर की वैल्यू ओवर द पीरियड बढ़ाना। इंप्लॉइज हैं, आपकी इंप्लॉइज आपके साथ गुड फील कर सकें, अटैच्ड फील कर सकें, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, सप्लायर्स हैं, वो सब आपके साथ रहकर जो है आगे बढ़ सकें। ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर करेगा। कहते जी द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड। अगर मोटी मोटी बात करें तो इनके 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? ऐसा एडवांटेज जो आपके पास है, आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, एंड ये सिर्फ हमें नहीं पता, माई कस्टमर ऑल्सो नोज दैट, समथिंग विच इज यूनिक एंड वैल्यूड बाय द कस्टमर। कुछ ऐसा एडवांटेज जो कि कस्टमर को पता है कि यार इस पर्सन के पास, इस कंपनी के पास यूनिक है, एंड कस्टमर उसको वैल्यू भी करता है।
कस्टमर उसके लिए पैसे देने को भी तैयार है, सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। एंड सेकेंड, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। आराम से कहता, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके देंगे तुम्हें, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सहारा ले रही है वो अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस, ये डिटेल में आएगा हमें आगे जाकर, ऐसा एडवांटेज जो कि यूनिक है, कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। अगर कॉम्पिटिटर के पास है फिर यूनिक थोड़ी हुआ, यूनिक है एंड कस्टमर इसको वैल्यू भी करता है। सैमसंग कंपनी, ये क्या है? फोन। ये क्या है? फोन। फोन तो ऐसा होता है ना, ये ऐसा फोन कहां से होने लग गया? सैमसंग कंपनी जानी जाती है अपनी R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फोन के अंदर तरह तरह की नई फीचर्स लाने के लिए। और रेवोल्यूशन आई जब उन्होंने ये वाला फोन लेकर आया। ये रहा फोन, ये इसकी स्क्रीन है सर, इतनी सी स्क्रीन, देखो तो सही सर। आइला सर, ई का हुआ, ई ऐसन बा, और इसको पकड़ने का ई स्टाइल बा, स्टाइल बा। सैमसंग कंपनी ने कुछ साल पहले अपने दो मॉडल मार्केट में उतारे और मार्केट देखती रहेगी कि भाई जितने कॉम्पिटिटर थे वो कह रहे हम तो अभी तक इनसे फोन्स में compete कर रहे थे, इतने मेगापिक्सल का कैमरा, इतनी मेमोरी, इतना उसके अंदर हार्ड डिस्क देंगे, इतना ये होगा, इतना वो होगा, ये फीचर्स होंगे। लेकिन ये क्या, इन्होंने तो फोन को ही फोल्ड कर दिया। इसको कहते हैं फ्लिप। सैमसंग कंपनी ने जब ये फोन मार्केट में उतारा तो कॉम्पिटिटर्स देखते रह गए कि भाई ये क्या रेवोल्यूशन है। नाउ द एम्प्लॉइज ऑफ द सैमसंग कंपनी नो, ऐसा नहीं इससे पहले फ्लिप फोन नहीं था, इससे पहले भी होता था, मोटरोला कंपनी का होता था, लेकिन ऐसा कि बस ना लो तभी अच्छा है, मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें थी। असली में पहला फ्लिप फोन सैमसंग कंपनी ने उतारा, ये हमने यूज किया हुआ है, ये मैडम ने काफी समय यूज किया है। उस समय मैंने भी फोन लिया था, शौक था फोन का, हमेशा से शौक रहा है मुझे, तो मैंने लिया था सैमसंग फोल्ड। अभी फोल्ड मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, मैंने सेल कर दिया। तो सैमसंग फोल्ड जो है वो इस प्रकार से खुलता था जैसे फोल्ड होती है ना कोई चीज, जैसे मान लो ये आपकी किताब है, ये दिख रही है एक स्क्रीन, फिर उस फोन को ऐसे खोला जाता था तो दो स्क्रीन होती थी, मतलब बड़ी स्क्रीन बन जाती थी, समझ रहे हैं? तो वो होता था सैमसंग फोल्ड। सैमसंग कंपनी ने वो वाला फोन भी मार्केट में निकाला और ये सैमसंग फ्लिप वाला फोन भी मार्केट में निकाला। अब ये क्या है, इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दे वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च दिस फोन्स इन द मार्केट। इनके काफी साल बाद एक दो ब्रांड और लेकर आ गया, लेकिन वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी हो गई, उसको छोड़िए। हम कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि कस्टमर है जिसको उतने पैसे खर्च करने हैं क्योंकि अच्छे खासे प्राइस का आता है। द पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट द मनी इन सच काइंड ऑफ मोबाइल, वो किसी ऐरे गैरे ब्रांड के पास नहीं जाएगा। मान लो मैं कहता हूं लावा, लावा, कार्बन, ये भी ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपना फोल्ड निकाल दिया, कहते भाई हमारा जो फ्लिप है ना 20,000 रुपए में मिलेगा, ये फोन है मान लो 90,000 रुपए का। तो द पर्सन हु वांट्स टू टेक दिस काइंड ऑफ थिंग वो सैमसंग में इन्वेस्ट करेगा, ना कि उधर, क्योंकि वहां सर्टेनिटी नहीं है, वहां ट्रस्ट हमारा नहीं है कि कितने दिन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो? यूनिक इतनी चीज, सिर्फ ऐसा नहीं कि फोल्ड वाला फोन बनाया ये बना दिया, इसकी स्क्रीन कितना समय मैडम ने यूज किया, आज तक कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे जबरदस्त चीज, ऊपर भी एक स्क्रीन लगा दी इसके, सो दैट आपका कोई मैसेज है तो आपको फोन ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ये फोन मार्केट में उतारा गया सबसे पहले दिक्कत ये लोग कहते ये फोन है बार बार खोलना पड़ेगा, बार बार बंद करना पड़ेगा, इतना टाइम थोड़ी है किसी के पास, इतने में आपकी बेल बजेगी, आप फोन खोलोगे, इतने में खोलोगे, इतने में फोन कट जाएगा। अगर सीधा सीधा फोन हो हम तो सीधा उठा सकते हैं, उसमें खोलने बंद करने का चक्कर। सैमसंग कहते ठहरो जरा, सबर करो, रुको, ये देखो ये स्क्रीन दिया है ना, जब भी कोई फोन आएगा यू कैन जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हेयर, whenever there is a message you can just see it from here, कोई भी नोटिफिकेशन है आप यहीं पर देख सकते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हम कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर लगाओगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली आप क्रिएट कर पाओगे। ये ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस। इतना टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, आए दिन कुछ ना कुछ मार्केट में होता रहता है, आपका कॉम्पिटिटर कुछ ना कुछ ऊट पटूंग चाल वगैरह चलते रहते हैं। तो आपको कैसे सक्सेसफुली उस पाथ से लेकर जाना है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। कुछ साल पहले कोविड-19 आया जी, कोरोना वायरस आया, सबकी छुट्टी हो गई। चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे कोई बिजनेस करता है, चाहे कोई स्कूल का बच्चा कॉलेज का है, पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी हाउस, सबकी छुट्टी हो गई जी एक साथ। कितने सारे बिजनेसेस डूब गए, लेकिन कितने सारे बिजनेसेस हैं जो चलते रहे उस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में भी। कैसे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ही मदद से। तो आइए देखते हैं और डीप डाइव करते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है।
ठीक है, ये जनरल लाइंस लिखी है, इनके ऊपर समय नहीं लगाएंगे। कहता जी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड देयर इंप्लीमेंटेशन हैज बिकम एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द प्रेजेंट टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। जो की टर्म है वो ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट as propagated by Mr. Charles Darwin is the only principle of survival for all the organization। आज की डेट में अगर सर्वाइव करना है तो सिंपल सा नारा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप किसी से ये नहीं कह सकते अरे मैं इतना साल पुराना बिजनेस करता था, मेरे इतने सारे कस्टमर थे, नया वाला है ना ये मेरे ले गया। कहते भाई रोने धोने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अडॉप्ट सच स्ट्रेटेजीज सो दैट यू कैन फाइट विद द कॉम्पिटिटर्स। इट्स नो मोर अ बिजनेस, इट्स अ वॉर जोन, जहां पर एवरी बिजनेस इज फाइटिंग टुडे टू टेक द कस्टमर, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू रिटेन द कस्टमर। यहां पर फिटेस्ट का मतलब ये मत समझ लेना लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट दोज who can change and adapt successfully to the changes in the business environment। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट का यहां पर मतलब सिंपल सा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जो समझ सके एंड उसको अडेप्ट कर सके अपने फेवर में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, याद रखेंगे। Many business giants have failed to manage the drastic changes in the business environment। काफी सारे बिजनेसेस ऐसे थे जब जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए और इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। बजाज स्कूटर, एलएमएल स्कूटर, मर्फी रेडियो, बीपीएल का टेलीविजन, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडेक एक्सेट्रा। बजाज स्कूटर, कल हम सीबीजी की बात कर रहे थे, जब सीबीजी भी आई थी तब भी बजाज वालों को लगा नहीं कि स्कूटर बंद हो रहा है, क्योंकि स्कूटर हमेशा से एक भारतीय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। और स्कूटर जो आता था उसकी सीट की बनावट ऐसी होती थी कि वहां पर बंदा बैठकर सेफ फील करता था। लेकिन कहते हैं भाई शोबाजी का जमाना है, जैसी बाइक ही लोगों को उसने अट्रैक्ट किया, पहले तो यंगस्टर को अट्रैक्ट किया, फिर बाद में जो लोग यंगस्टर काइंड ऑफ नहीं थे, मतलब मिड 40s मिड 50s एक्सेट्रा, उनको भी लगा कि नहीं भाई स्कूटर से बेटर तो ये है, इसकी शेप बेटर है, एक टशन मारने का एक टशन आपको लगता है। अदरवाइज स्कूटर पर जितनी सेफ्टी है उतनी मोटरसाइकिल पर है ही नहीं। लेकिन ये कंपनीज बजाज और एलएमएल, इन दो के ही स्कूटर चलते थे भारत में, तो ये दो कंपनीज उस चीज को अच्छे से अडेप्ट कर ही नहीं पाई और मोटरसाइकिल्स के आने से इनकी अपनी स्ट्रेटेजी इतनी वीक थी कि इनके अपने धंधे स्कूटर के बंद हो गए और आज की डेट में ऑलमोस्ट स्कूटर एक्सटिंक्ट ही हो गया। आज की डेट में स्कूटर एक्सटिंक्ट ही हो गया। कुछ समय पहले एलएमएल ने एक स्कूटी निकाली जी वेस्पा, बड़े सारे कलर्स में निकाली और अच्छा खासा प्राइस रखा। आप लोगों को पता शायद नहीं होगा, अपने घर वालों से पूछना, मम्मी पापा से आप बात करोगे तो पता चलेगा एलएमएल वेस्पा ये स्कूटर होता था। एलएमएल वेस्पा वाज द स्कूटर इन द लेट 90s एंड अर्ली 1000s। बाद में एक्सटिंक्ट हो गया मार्केट में। उन्होंने अब क्या किया, नया स्कूटी लेकर आए और नाम पुराना ब्रांड नेम यूज कर लिया कि वेस्पा। अब पुराना ब्रांड नेम यूज करने का फायदा क्या, जो यूथ है उसको तो ब्रांड नेम पता ही नहीं, उसके लिए तो नया ब्रांड नेम है, सिंपल एज दैट। लेकिन जिस यूथ के लिए खरीदा जाएगा उनके जो पेरेंट्स हैं उनको तो पता है ना कि एलएमएल वेस्पा है, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई एक विश्वास, एक ट्रस्ट जो है हमारी कंपनी के ऊपर। लोग एलएमएल नाम नहीं जानते थे, वेस्पा जानते थे कि भाई वेस्पा नाम की चीज होती है। जैसे आप कहते डेयरी मिल्क, कैडबरी पता हो ना पता हो, लेकिन 14 फरवरी को डेयरी मिल्क जरूर लाते हैं। सर दुख दर्द पीड़ा ऐसा टॉपिक मत छेड़ो जहां से हमें दुख हो दर्द हो। 14 फरवरी हमारे जीवन में कोई नहीं है, हम कैसे मनाएं, कोई बात नहीं पुत्र, यू मस्ट लव योर सेल्फ। ले एक डेयरी मिल्क आपे टुक कर जा, आपे खा जा ओनू। यू शुड लव योर सेल्फ ऑल्सो। वाई डू यू सर्च फॉर लव आउटसाइड। जिनके पास नहीं होता उन्हें इसी तरह की फिलोसफी करके बचना पड़ता है। हाँ जी, तो हम कह रहे हैं एलएमएल स्कूटर, बजाज स्कूटर, उसके अलावा बीपीएल टेलीविजन। एक जमाना था टेलीविजन मतलब बीपीएल, इंडिया में हर घर के अंदर बीपीएल का टेलीविजन होता था। हद से हद वीडियोकॉन, वॉशिंग मशीन की बात करते थे, एक ही नाम आता था वीडियोकॉन। टीवी वीडियोकॉन, वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन, रेफ्रिजरेटर वीडियोकॉन। लेकिन वीडियोकॉन अपने आप को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता चला गया, बिकॉज कोप अप नहीं कर पाए। जब बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स आने स्टार्ट हुए उन्होंने तरह तरह की डैश टाइप की फीचर्स देनी स्टार्ट करी, वीडियोकॉन नहीं दे पाया। और धीरे धीरे लोग ऐसे ब्रांड को नकार देते हैं क्योंकि कंज्यूमर, द पर्सन हु हैज टू इन्वेस्ट द मनी, वो 70 तरह की रिसर्च करेगा, देखेगा कि उसे कितना पैसा डालकर कितनी वैल्यू मिल रही है। इफ द ब्रांड इज नॉट एबल टू गिव द वैल्यू, तो कस्टमर सिर्फ इस वजह से आपको नहीं खरीदेगा कि आप काफी साल से मार्केट में हो ना, इस वजह से कोई आपको नहीं खरीदेगा। सो इट बिकम्स इंपेरेटिव टू स्टडी द बिजनेस स्ट्रेटेजी। कहते जी ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स इन द बिजनेस वॉरफेयर। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि भाई अब तो ये वॉर जोन बन चुका है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो और जिसके कारण कस्टमर आपकी तरफ खींचा चला आए। दिस कैन बी डन
ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं। हम आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में इन हेडिंग्स को पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का, उसके बाद आपने जब इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी एनालिसिस कर लिया, फिर आपको पता चलेगा अच्छा सिचुएशन ऐसी है तो आई हैव टू फॉर्मुलेट दिस स्ट्रेटेजी। फॉर्मुलेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कीप ऑन इवेल्युएटिंग टाइम टू टाइम कि हमने जो इंप्लीमेंट किया था भाई, क्या चल रहा है, जो चाहते थे वो हासिल हो रहा है, और अगर नहीं तो समय समय पर टू टेक द कंट्रोल मेजर्स एज वेल, उसको चेंज करते हुए आगे बढ़ना, सो दैट यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव विद विच यू स्टार्टेड। ठीक है, ये फिर से सिंपल लाइंस लिखी हैं, रीड कर सकते हैं खुद, मैं ऊपर ऊपर से कर देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लाइज इन डिलीवरिंग द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस देन अदरवाइज इट वुड हैव ऑब्टेन्ड। ठीक है, चलिए जी मेजर बेनिफिट्स पर आते हैं। तो हमारे सामने ये बेनिफिट्स हैं, इन्हें हमें याद रखने की कोशिश करनी है। Define the goals and mission, helps organization to be proactive, framework for the major decision, prepares the organization to face the future, corporate defense mechanism, enhances the longevity of business, core competence and the competitive advantage। मुझे कुछ लिखवाना होगा तो मैं साथ साथ आपको लिखवा दूंगा। हाँ जी, पहला पॉइंट, डिफाइन द गोल्स एंड द मिशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आप यूज करते हैं, इट विल गिव अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हमें किस तरह से आगे जाना है। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप डायरेक्शन लेस हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं बेटा जीवन में क्या करना है, सर सोचा नहीं। क्या बनना चाहते हो, सर पता नहीं। अरे भाई बचपन में ये आंसर ठीक था, 20 साल के हो गए हो अब तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन कहते नहीं पता। तो वैसा ही हाल समझो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के साथ बैठे हो, आप कहते फिर आप कहां देखते हो अपनी कंपनी को आने वाले 1 साल में, 5 साल में, कहता सोचा नहीं, देखेंगे कहां पहुंच सकते हैं। ऐसा गंदा जवाब। मतलब आप तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कतई यूज नहीं करते, लेकिन जो यूज करते हैं दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि हाँ वो कहां जाना चाहते हैं, कंपनी को क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। दे हैव द क्लियर गोल इन माइंड, दे हैव द क्लियर विजन इन माइंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन विल लैंड। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड। It helps the management to define realistic objectives and goals which are in line with the vision of the company। आगे आने वाला टॉपिक रहेगा, दिखा देता हूं आपको। यहाँ देखिए जी विजन मिशन गोल, तो वहां पर और डिटेल में बात होगी। अभी के लिए वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ना कई सारी चीजें आती है, हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, विजन है, मिशन है, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये वाली चीज हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अगर प्रयोग करोगे तो आप अपना एक विजन बना पाओगे, और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स और तरह तरह के गोल्स आप बनाओगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले तो आपकी ये हेल्प करता है कि आपको पता तो हो कि भाई करना क्या है। नंबर 2, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव। हमने प्रोएक्टिव के बारे में काफी डिटेल में बातचीत करी थी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी हेल्प करते हैं कि भाई आप सिर्फ रिएक्टिव मत रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेप अपना कंप्यूटर को देख कर लेना, यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स एज वेल। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू एनालाइज and take actions instead of being a mere spectators, thereby they are able to control their own destiny in a better manner। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है भाई, खुद की डेस्टिनी आपके खुद के हाथ में है, तो हमें किसी समय का इंतजार नहीं करना, और ये नहीं सोचना यार जो चल रहा है ठीक ही तो चल रहा है, कुछ करने की आवश्यकता क्या है। अगर ऐसा सोचने लगे तो कोई भी कंपनी, लेट्स से सैमसंग कंपनी के एग्जांपल लेता हूं, उन्होंने एक टीवी निकाला था मान लेते हैं जी 5 साल पहले, तो आज की डेट में भी वही वाला टीवी बिक रहा होता। उन्हें बार बार हर 6 महीने 8 महीने पे भाई नया नया मॉडल उतारने की जरूरत क्या है। एप्पल कंपनी है, हर साल अपना फोन लॉन्च कर देते हैं, आईफोन 11, 12, 13, 14 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। हर साल का बना ही लिया कि हम हर साल नया मॉडल निकालेंगे। क्या वो वेट कर रहे हैं कि हमारे जो सबसे मेजर कॉम्पिटिटर सैमसंग देखते हैं वो कितने साल बाद निकालता है, अच्छा 3 साल नहीं निकाला उसने, ठीक है हम भी बैठे रहते, जब 3 साल बाद वो निकालेगा हम भी निकाल देंगे। नहीं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अपनी डेस्टिनी खुद के हाथ में है आपके। यू हैव टू टेक द स्टेप्स रादर देन वेटिंग फॉर द स्टेप्स ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक है ना। अब कई बार अपने फोन में इतनी सारी एप्स होती हैं, डाउनलोड कर लेते हो, आए दिन आता रहता है भाई फलाना ऐप का अपडेट आ गया, फलाना इस ऐप का अपडेट आ गया। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इतने जबरदस्त मोड्स हैं आज की डेट में, इंसान छोड़ना भी चाहे छोड़ नहीं सकता, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फिर भी वो अपडेट लेकर आते रहते हैं। दिक्कत क्या है, जो पहले चल रहा था सही तो है, लेकिन हम यही कह रहे हैं यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते मैंने लॉन्च कर दिया एक प्रोडक्ट या सर्विस अब ये ऐसा ही रहेगा। अगर वो ऐसा ही रहा तो समय बदलते देर नहीं लगी, कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा और वो ऐसी ऐसी टेक्निक्स और फीचर्स लेकर आएगा कि कस्टमर इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा उधर। तो कस्टमर आपके पास अट्रैक्टेड रहे, यू हैव टू टेक द स्टेप कि जब कोई नया कॉम्पिटिटर आए भी तो भी कस्टमर ये सोचे कि यार मैं 5 साल से इस ब्रांड के साथ हूं, ये भी तो अपने आप को अपडेट करता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आज नहीं तो कल ये भी अपने आप को अपडेट कर लेगा, बट आई विल रिमेन लॉयल टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी प्रोएक्टिव होने में मदद करेगा। फिर कहते हैं जी फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज, लाइक फॉर बिजनेस, कौन से बिजनेस में पैसा डालना है, कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, कौन सी मार्केट्स में आपने जाना है, क्या सिर्फ एक ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर टाउन में, शहर में अपने आपको ऑपरेट करना चाहते हो, या फिर पूरी सिटी या पूरे स्टेट को कवर करना चाहते हो, या पूरी कंट्री को कवर करना चाहते हो। एक बार अगर कंट्री कवर कर ली तो क्या दूसरी कंट्री में भी अपने पांव फैलाना चाहते हो। तो ये सब डिसीजन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेने में मदद करेगा। इट प्रोवाइड्स द बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपको पढ़ने की, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सो नो नीड टू फोकस ऑन दैट, रादर फोकस ऑन द थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा, एंड दोज आर द इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स। तो बड़ा ही सिंपल चीज बोली कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर फैसेट को कवर नहीं करता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड जितने भी मेजर डिसीजन लेने हैं सब में आपकी हेल्प करेगा। कौन से बिजनेस में पैसा डालना है, एक आप एनालिसिस करोगे, मान लीजिए आपको आज के दिन बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास कॉर्पस है 1,000 करोड़ रुपए का। अब कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं ना आप कहते हैं यार मेरे मन में नहीं यार चलो ये कर रहे हैं। अरे भाई पहले मार्केट का एनालिसिस तो कर ले, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट, इन सब चीजों का एनालिसिस करो। हो सकता है जो बिजनेस तुम चाह रहे थे करना, उसको करने के लिए भी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, पहले से इतने सारे ब्रांड घुसे पड़े हैं कि इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर प्रॉफिट मार्जिन्स बड़े कम हैं, और आप ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप चूज करो कौन सा बिजनेस करना है। एक बिजनेस के अंदर कई सारे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, आप सेगमेंट चूज करो अपनी। अब फोन है 5,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक का फोन आता है, आप कौन से सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो, इट इज यू हु हैव टू डिसाइड। अब कभी एप्पल कंपनी ने 10,000 रुपए का फोन निकाला है, 10,000 रुपए का फोन, सोचो आज के डेट में वो 10,000 रुपए का फोन निकाल दे, नहीं, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी क्लियर है कि हाँ हमें इस मेजर कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करना है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रयोग करके सोचो कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से प्रोडक्ट्स लाइंस में आने, कौन सी मार्केट्स में आने, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पर होनी चाहिए, सब चीजों का आपको जो है आंसर मिलेगा। देन इट सेज प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। क्या कहना चाहता है ये देखते हैं। इट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज पाथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप एक डैश बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उससे रिलेटेड एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आपको वो पहचान में आएगी। Organizations are able to identify the available opportunities and identify the ways and means to reach them as well. Swiggy, knock knock, Swiggy, हाँ जी, स्विगी को सब जानते हैं। स्विगी का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ शुरू में, तो जब भी कोई नई चीज आती है तो अक्सर उसका विरोध ही होता है। लोगों को लगता है हाँ, क्या कर पाएगा ये क्या कर पाएगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। स्विगी आया, जोमेटो स्विगी आए, इन्होंने क्या बोला कि भाई घर बैठे ऑर्डर करो, रेस्टोरेंट लिस्ट कर दिया ऐप पे, जो ऐड करना है ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट करो। लोग कहते हैं ये क्या मन करेगा खाने का, बाहर ही नहीं जाके खाए आएंगे। और शुरू शुरू में तो घर का खाना खाएंगे, बाहर का खाना खाने से तो सेहत खराब होती है, बर्गर पिज्जे खाकर भला किसी का भला हुआ है क्या। लेकिन जीभ तो चटोरी है, जीभ तो चटोरी। ये 2 दिन की फिलोसफी स्विगी को पता था भाई ऐसे निकल जाएगी। इंडिया में खाने का महत्व बहुत है, इंडिया में खाने का महत्व बहुत है भाई। हमारा तो देश ऐसा है, जब हम कहते हैं यार मन सा नहीं लग रहा, चलो यार कुछ अच्छा खाने का मंगा लेते हैं, मन ना अच्छा हो जाएगा। जब मन अच्छा है, आज बड़े खुश है, मान लो रिजल्ट आया है, आज मैं बड़ा खुश हूं, आज तो खुश हैं यार, आज घर का खाना थोड़ी खाएंगे, चलो पार्टी की जाए, फटाफट से ऑर्डर करते हैं। सो स्विगी जब आया, उसका एक मेन टारगेट ये था कि भाई हमने घर बैठे खाना जो है डिलीवर कराना है। लेकिन बहुत सारे लोग अब भी ऐसे थे जो कि बाहर जाकर खाना खाना पसंद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा नहीं कि स्विगी ने मार्केट को टारगेट नहीं किया, उन्होंने काफी सारी मार्केट को तो कैप्चर कर लिया, इतने सारे लोग तो खाना घर पर मंगाकर खाने लगे। लेकिन अभी वो कहते हैं ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, स्विगी कहते हैं यार ये जो लोग बाहर जाकर खाना खा रहे हैं हम इनको कैसे रोकें। मतलब रोके नहीं, एक तरह से तो रोक सकते नहीं आप, ठीक है ना, आप किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, आप अपनी तरह तरह की स्कीम्स डाल सकते हो। हमारी ऐप से खाना मंगाइए, हम 10% ऑफ देंगे, दिवाली कोड यूज कीजिए, हम 20% ऑफ देंगे, मैच चल रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप आ गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 50% ऑफ देंगे जी, खाइए खाइए आप, हम बैठे हैं खिलाने के लिए। लेकिन फिर भी लोग कहते नहीं भाई हमें नहीं खाना, क्या कर रहे तू, हम तो बाहर जाके खाएंगे। स्विगी वाला कहता है क्या किया जाए, आइडिया, स्विगी डाइन आउट। स्विगी ऐप में एक नया फीचर डाल दिया, डाइन आउट। अब ये किस बला का नाम था, उन्होंने रेस्टोरेंट से टाई अप किया, कहते हम तुम्हारे यहां तक कस्टमर लाने में मदद करेंगे। तुम्हें कस्टमर नहीं जानता, मान लो आप शहर के किसी एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो आप नॉर्मली जब खाने का मन करता है तो उसी एरिया के जो 5-7 रेस्टोरेंट है उन्हीं में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं आपने कभी सोचना भी आवश्यक नहीं समझा।
स्विगी डाइनोट, स्विगी ऐप खोली, वहां पर डाइनोट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक किया, वहां पे पूरे शहर भर के रेस्टोरेंट दिखाने लग गया, साथ में डिस्टेंस दिखाने लग गया कितना है। अब रेस्टोरेंट्स की पिक्स भी डाली हुई है, कुछ रेस्टोरेंट देखकर आपका मन कर गया, आइला ये तो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। स्विगी डाइनआउट ने कह दिया भाई अगर तू जाएगा वहां पर और तू मेरी ऐप से पेमेंट करता है तो मैं तेरे को बेनिफिट दूंगा, मैं तेरे को 5% 10% का डिस्काउंट दिला दूंगा। अब बंदा खुश, कहता जाऊंगा तो हूं बाहर खाना खाने के लिए, लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी ना मैं स्विगी ऐप खोलकर पेमेंट कर दूं, क्योंकि क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। भाई आज की डेट में हर कस्टमर किसी ना किसी तरह से अपना पैसा बचाना चाहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा रिच ना हो जाए। मतलब आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास हैं, रिच है, मैटर नहीं करता, जहां पैसा बचता है, भारतीय मानसिकता है कि हम पैसा बचाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है ना, कोई डाका थोड़ी डाल रहे हैं। भाई ऐप कह रही है हम डिस्काउंट दिलाएंगे, मैंने कहा ठीक है भाई मैं भी पेमेंट करूंगा, क्लिक पेमेंट करी और डिस्काउंट आ गया मेरे पास भी। तो स्विगी ने ये अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी कि यार जो लोग घर बैठ के खाना खा रहे हैं हमारी ऐप से मंगा के वो तो ठीक, लेकिन जो बाहर खाना खाने जा रहा है हम उसको भी टैप करेंगे। और रेस्टोरेंट से टाई अप क्या कर लिया कि जितने रुपए का बिल बनेगा लेट से 30% मेरा हिस्सा। अब रेस्टोरेंट वाले को फायदा क्या हुआ कि उसके पास और कस्टमर्स का रश आने लगा। उसकी फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही है, क्या बिजनेस प्रेमाइसेस का उसका रेस्टोरेंट के रेंट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, रेंट तो उतना ही है, लेकिन अब क्योंकि कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट की रिकवरी फटाफट हो रही है। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बच्चे हैं भाई, कॉस्ट की चीज को समझते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जितनी जल्दी आप रिकवर करोगे उतनी जल्दी आपका ब्रेक इवन, उतनी जल्दी आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाओगे। तो जितने ज्यादा कस्टमर आने लगे उसका फिक्स कॉस्ट फटाफट रिकवर होने लगा। और अगर ये सोचेंगे यार 30% तो स्विगी वाले को दे दिया, तो यार वो तो वेरिएबल है ना, जब कस्टमर आएगा तभी तो देना है आपने, अदरवाइज कहां देना है। तो इट क्रिएटेड अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो यही पॉइंट हम कह रहे हैं, इट्स प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं बोलता हूं यहां लिख लिया करो, बिकॉज एग्जाम में भी और रिवीजन के समय भी, रिवीजन के समय पॉइंट्स में जब पढ़ोगे तो वहां पर एग्जाम्पल का सहारा मिलेगा, और जब एग्जाम में चीजें आएंगी आप पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाए या ना कर पाए, अगर आपने रेलिवेंट एग्जाम्पल लिख दिया ना और थे बल्ले बल्ले हो जानी है, बहुत वधिया मार्क्स मिलेंगे। तो हमेशा कोशिश करना अपने आंसर को एग्जाम्पल से सपोर्ट करने की। मैं थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल दे डालूंगा पूरे एसएम में आपको, आप परेशान हो जाएगा, इतने एग्जाम्पल मजा आ जाएगा आपको। लेकिन हां आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हो, जहां कहीं आपको लगे कि यार मुझे लगता है यहां पर मैं ये भी डाल सकता हूं, तो आप वो भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस रेलिवेंट होना चाहिए। तो एग्जाम्पल स्विगी डाइन आउट याद रहेगा आपको। उसके बाद कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या चीज है? कहता है इट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। कई बार हो सकता है कि हम कुछ ऐसी मिस्टेक करने जा रहे हो जो कि हमारे बिजनेस पर भारी पड़ जाए, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको ऐसी गलतियां करने से रोकेगा, और जिसने गलती कर दी वो डूब जाएगा। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कॉस्टली मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट। कहता है एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट ना कर लो, आप कहीं गलत बिजनेस में पैसे ना डाल दो, ऐसी मिस्टेक से आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कैसे बचाएगा, हमें आकर ये थोड़ी बताएगा ओए बिजनेस रहने दे, ये काम मत करे। अरे भाई हमने क्या कहा, किसी भी बिजनेस को टेकअप करने से पहले एनालिसिस बड़ा जरूरी है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। आप बच्चों ने जब 10th क्लास के बाद कॉमर्स लिया होगा तो कुछ सोचा होगा कि ऐसे सोच ले कि यार चार ऑप्शन होती है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, जहां पे रुक गया ये लूंगा मैं, तो ऐसे किया था क्या? भाई एनालिसिस किया था ना। आज की डेट में जब कोई क्लास लेनी होती है, बच्चा चूज करता है ना कि भाई मैं कौन से टीचर को चूज करूं, मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू किससे मिलेगी, कौन टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, किसके रिजल्ट्स बेहतरीन आ रहे हैं, कौन सा टीचर जस्टिफाई कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, कौन कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से रिवीजन आपको क्लास में करा रहा है, मेरे केस में क्या होमवर्क दे रहा है, क्या होमवर्क चेक कर रहा है, क्या क्लास में सही से नोट्स बना रहे हैं, सारी चीजें लिख लिख कर क्लास में हो रही हैं, प्रॉपर हमारे नोट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये सब चीजें। तो कोई भी चीज लाइफ में करनी है हम एक एनालिसिस का करना पसंद करते हैं, और अगर नहीं भी करते तो भाई बिजनेस के केस में तो करना ही चाहिए। अगर आपको कल की डेट में आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है या आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई क्लाइंट आता है, तो आप एनालिसिस करोगे ना कि भाई मुझे कितने रुपए चार्ज करने हैं इससे, अगर कोई जॉब है तो मुझे क्या अपने शहर को छोड़कर जाना है। अगर मैं अपने शहर लेट से, आप सोचो कि आप चंडीगढ़ से हो और आपको बेंगलोर में जॉब मिली, तो आप सोचोगे ना कि इतना पैकेज जो मुझे मिल रहा है बेंगलोर में, क्या मेरा खर्चा चल पाएगा, मुझे किस एरिया में रहना होगा, वहां से मेरा डिस्टेंस कितना होगा, तरह तरह के एनालिसिस आप करोगे टू अंडरस्टैंड वेदर यू वांट टू टेक अप दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट, या फिर आपको चंडीगढ़ में ही रहकर जॉब लेनी है या फिर अपना प्रैक्टिस चंडीगढ़ में करना है। तो वी ऑलवेज मेक एन एनालिसिस, एंड इफ वी डोंट वी शुड डू इट, सो दैट आप कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड कर सको। आईपीएल की बात करने वाले, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग।
नया नया स्टार्ट हुआ था। जब नया नया स्टार्ट हुआ था उस समय पर आईपीएल को अय्याशी का अड्डा बोला जाता था। उसमें नहीं जाएंगे, खैर अय्याशी का अड्डा क्यों बोला जाता था। सबको ऐश कराने वाला बंदा था जी इंडिया में, एक बड़ी ऐश कराता था। नाम था अंकल का विजय माल्या। विजय माल्या नाम था। कई सारी एयरलाइंस इंडिया में ऑपरेट करती थी, उनकी एक एयरलाइन थी जिसका नाम था किंगफिशर। उला ला ले उला ला 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 ले, सुना होगा आपने। तो जो ये है ये किंगफिशर का ही है। तो किंगफिशर नॉर्मली बीवरेज इंडस्ट्री, बियर्स एक्सेट्रा में था, ब्रूअरी में। किंगफिशर एयरलाइंस भी आ गई। उस समय मैं नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, तो कई सारे ऑडिट्स पर जाना होता था, तो हम भी किंगफिशर की एयरलाइन लेते थे। मजा आ जाता था। इतने ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, लेग स्पेसिंग, खाने पीने की मौज, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होता है अक्सर इंफोटेनमेंट का सिस्टम पूरा होता था। कोई मूवी देखने कुछ करना है, और ये स्टैंडर्ड था, ऐसा नहीं इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने से। आज की डेट में तो बिजनेस क्लास के लिए अलग पैसे, प्रीमियम इकोनॉमी के लिए अलग पैसे, इकोनॉमी के लिए अलग पैसे। उसमें ऐसा नहीं था, सबको एक समान माना जाता, सबको एक जैसी फीचर्स दी जाती थी। अब मैं आईपीएल की बात यहां पर क्यों टच अपॉन करी, 2 महीने तक ऑलमोस्ट आईपीएल का शेड्यूल चलता है। तो जब मेरे कई बार ऑडिट्स होते थे तो आईपीएल के समय पर भी हमारा आना जाना होता था। मैं बात कर रहा हूं 2008 से 2010 के बीच की। उस समय केकेआर की, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी बना। तो मैं बात कर रहा था आईपीएल की। उस समय आईपीएल भी चल रहा था और नई नई टीम बनी थी कोलकाता नाइट राइडर्स। तो मेरा एक ऑडिट के लिए मैं ट्रेवल कर रहा था, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी हमारे उसी प्लेन में थी। मेरे साथ वाली सीट पर कौन बैठे थे? क्रिस गेल। जी हाँ, मेरी उस समय फोटो भी मैंने क्लिक की थी, पता नहीं फोटो अब कहाँ गई, होती तो मैं जरूर दिखाता। तो क्रिस गेल थे उसी फ्लाइट में, सौरव गांगुली भी थे, और जितने भी कोलकाता नाइट राइडर के जो भी टीम थी और जो भी उनका सपोर्ट स्टाफ था वो सभी उस एयरलाइन में बैठे थे। जस्ट एग्जांपल रिलेट करा रहा हूं आपको किंगफिशर से। आज की डेट में जानते हो किंगफिशर नाम की कोई एयरलाइन है? नहीं है कोई किंगफिशर नाम की एयरलाइन। इट वॉज द थिंग ऑफ दैट टाइम। इतनी ऐश कराता था वो बंदा कि उसे ये पता ही नहीं चला कि कब उसके रेवेन्यूज कम पड़ गए, उसका सेल्स रेवेन्यू कम पड़ गया, और उसने जो खर्चे अपने फार एक्सीड कर लिए, कि एक टाइम आया कि वो एयरलाइन ही बंद हो गई। अदरवाइज इट यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन। तो ये पॉइंट यही तो सिखा रहा है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये पॉइंट कह रहे भाई कि तुम अगर ध्यान से नहीं चलोगे, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे, तो तुम ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करोगे जो कि तुम्हें बहुत घातक साबित हो सकते हो, और यही हुआ। एग्जाम्पल लिख लेंगे, किंगफिशर एयरलाइन। एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइंस। नेक्स्ट आ रहा है जी, एनहांसेस द लॉन्गेविटी या लॉन्जेविटी, दोनों में से कुछ ही बोल दीजिए, दोनों वर्ड चलेंगे। एनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की उम्र लंबी करता है। आइए देखते। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस विद द स्टेट ऑफ कंपटीशन एंड द डायनेमिक एनवायरनमेंट। इट मे बी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल सही बात कही है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, तो हो सकता है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े लॉन्ग रन में चलने के लिए, और हो सकता है कि आप बीच में ही हार जाओ और आपका बिजनेस बंद हो जाए। इट लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन द इंडस्ट्री एंड मेक श्योर इट इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें यू हैव टू टेक अ क्लियर स्टैंड, एक स्टेटमेंट, एक कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके कॉम्पिटिटर समझ जाएं कि ये यही रहने वाला है, ये यहां से कहीं नहीं जाएगा। जैसे कई मूवीज होती है ना, एक एरिया होता है, एक मोहल्ला होता है, वहां पर एक नया बंदा आता है जो मूवी का हीरो होता है। स्टार्टिंग में उसको खदेड़ने की काफी कोशिश की जाती है, फिर वो कुछ ऐसा करता है, किसी ऐसे डॉन को मार देता है, पिटाई कर देता है, सबको समझ आ जाता है कि ही हैज कम टू स्टे ओवर हियर, ही हैज कम टू रूल ओवर हियर। वो वाली बात कर रहे हैं। कहते एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंश्योर्स। एक्सपेक्टेशन तो सभी करते हैं, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन एक्शन लेना रादर देन जस्ट डूइंग द एक्सपेक्टेशन पार्ट, वो है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है, जिसके नाम का बिजनेस बढ़ता है। आज की डेट में जब भी हम बिस्किट की बात करते हैं हमेशा पार्ले जी का नाम जरूर आता है, क्योंकि पार्ले जी ने अपना एक ऐसा नाम कमा लिया। आज की डेट में भी चाहे आप कहो सर हम तो नहीं खाते सर, जहां भी जाओगे इंडिया की इतनी सारी पॉपुलेशन आज की डेट में भी गांव में ही रहती है, और वहां पर सबसे पॉपुलर बिस्किट एक ही होता है जी, पार्ले जी का बिस्किट। स्कूटर की बात करते हैं इमीडिएटली माइंड में आता है बजाज स्कूटर की बात हो रही है। जब भी बात करते हैं किसी चीज को चिपकाने की आज की डेट में आपको क्या याद आता है? फेविकॉल। क्या आपने कभी फेविकॉल का कोई कॉम्पिटिटर देखा अच्छे से? नहीं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन फेविकॉल ने अपना ब्रांड इतना स्ट्रांग कर लिया, उस बिजनेस की लाइफ इतनी लंबी है, जब से उसने स्टार्ट किया तब से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने ब्रांड को पोजीशन किया है।
उसने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कि उसके कॉम्पिटिटर नहीं कर पाए आज की डेट। या फिर बिस्लरी, इतने सारे ब्रांड्स आगे पीने के पानी के, जैसे टीवी में ऐड आती है रेगिस्तान दिखाते हैं, ऊंट दिखाते हैं, माइंड में आइडिया आ जाता है ऐड बिस्लेरी की ही होगी। और फेविकोल, ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपने बिजनेस की लॉन्जेविटी बढ़ानी है तो आपको कंपटीशन में रहकर कुछ ऐसा करना होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो कई सारे चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर। स्टार प्लस है, जी टीवी है, सब टीवी है, सोनी टीवी है। लेकिन सोनी टीवी अपने आप को काफी अलग पोजीशन करता है। रीजन, सोनी टीवी अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए और अपना कस्टमर अपने तक इंटेक्ट रखने के लिए गिने चुने शोज होते हैं एज कंपेयर टू अदर टीवी चैनल्स। लेकिन कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल, कौन बनेगा करोड़पति, देवियों और सज्जनों, भाई ऐसे ऐसे शोज ने रख रखे हैं कि उसका कस्टमर टस से मस नहीं हो सकता। जिस समय कपिल शर्मा शो, केबीसी या इंडियन आइडल, इंडियन आइडल अब उतना खैर नहीं रहा जब शुरू में आया था तब, और अब तो मेन जो आपका केबीसी या फिर कपिल शर्मा शो, वो दो शो के अंदर इतनी पावर है कि उस टाइम पर अगर मान लो कोई क्रिकेट मैच भी चल रहा है, ये दो शो की टीआरपी इतनी ज्यादा जाती है कि उस समय व्यूअरशिप जो है उस पर्टिकुलर मैच की कम हो जाएगी, लेकिन इनकी कम नहीं होगी। तो वो क्या चीज है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। यही बात हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिख सकते हैं फेविकॉल, बिस्लेरी, सोनी टीवी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ रहा है जी कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसकी वजह से आप फाइट कर पाओगे अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। सर कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ऐसा एडवांटेज जो कि यूनिक है, जो कि सिर्फ आपके पास है, कॉम्पिटिटर के पास नहीं है भाई, सिर्फ मेरे पास है, मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, वो तो हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और मैंने कहा बहुत डिटेल में हम आगे जाकर इसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में प्रोबेबली। और उसके बाद एक और टर्म आई यहां पर कोर कॉम्पिटेंसी। अभी सिर्फ समझ लो कि कोर कॉम्पिटेंसी नाम की चीज होती है, लेकिन होती क्या है ये फिर डिटेल में आएगा। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी, आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, उन सब चीजों को मिलाकर एक कॉम्पिटेंस ऐसी बनती है मेरे पास जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, जिसके कारण मैं अपने आप को मार्केट में अच्छे से पोजीशन कर पाता हूं और कस्टमर को इजीली अट्रैक्ट कर पाता हूं, और जो मेरे पुराने कस्टमर है वो मेरे साथ ही अटैच रहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को बयां करते हैं। सबसे पहले हमने कहा डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन। हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव रहने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्रिपेयर कर, फ्यूचर फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप गलत मिस्टेक्स ना करें। एनहांसेस द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। और कोर कॉम्पिटेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये दोनों चीजें पैदा करता है आप में, सो दैट इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट आप अपने आप को सर्वाइव करवा पाओ एंड इवन सक्सेसफुल भी बना पाओ। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंस के। उसके बाद आते हैं जी लिमिटेशंस। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, कहते हैं इंपॉर्टेंस तो है लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। देयर आर लिमिटेशंस आल्सो अटैच्ड टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कुछ लिमिटेशंस भी है। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। कहते हैं जी जो एनवायरनमेंट है हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, बिल्कुल हम समझते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप द फ्यूचर। आज की डेट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्या हर एक चेंज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है? आंसर है नहीं। कुछ चेंजेस नेगेटिव नेचर के भी होते हैं, कुछ चेंजेस नेगेटिव टाइप के भी होते हैं। आके में लग रहा है अच्छा ये चीज है ये मार्केट में, भाई इसका फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग है, पता चलता है कुछ समय के बाद गलत चीज थी, उसको लोगों ने अपनाया ही नहीं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज को करके आपको बेनिफिट मिलेगा और किस चीज के कारण आपको नुकसान हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट इट्स फ्यूचर शेप में ऑफुली गो रॉन्ग। कहता आपका जो एस्टिमेट है हो सकता है वो गलत चला जाए एंड आपके सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाएं। एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट ने कहा भाई टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम सब्सिडी देंगे क्योंकि ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, पोल्यूशन की बड़ी विकट समस्या आ चुकी है भाई कंट्री के अंदर। उन्होंने कहा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम सब्सिडी एक्सेट्रा देंगे, और लोगों को भी लगा कि हाँ भाई ठीक है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं, सस्ता भी पड़ेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा, एनवायरनमेंट भी हमारा सेव हो जाएगा। चार्ज करके डैश रेंज है तो उसमें इजीली हम कम्यूट कर पाएंगे। लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, कंपनीज ने बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय तक ऐसी न्यूज आती रही कि फलाने के टू व्हीलर ने आग पकड़ ली, सड़क पर चलते चलते जल गया। आपने चार्जिंग के लिए बैटरी पर लगाया था, जल गया।
बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है इसके कारण। मतलब जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में पैसा डाल दिया, अब आप कहोगे ठीक है, मतलब टू व्हीलर बना रहे थे, दिक्कत है, मत बनाओ। ऐसे नहीं होता। जब टू व्हीलर बनाने का निर्णय किया, एक फैसिलिटी ली, वहां पर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी, वहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने स्टार्ट किए, इतने सारे लोगों को हायर किया, इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एकदम से चुटकी बजाकर खत्म कैसे कर दें? नाउ यू हैव इन्वेस्टेड ऑल ऑफ योर रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, कैसे बाहर आएंगे उससे? समझ रहे हो? मतलब एनवायरन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा सही ही है, गलत भी हो सकता है और हो सकता है सही है, लेकिन अभी उसको करने का सही समय नहीं आया है। तो ये चीज को पहचानना बड़ा आवश्यक है। लेकिन कहते कैसे पहचाने? कौन आकर बताएगा? एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, तो ये डिसएडवांटेज है भाई। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक ब्रांड्स, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया, लिखा है, पढ़ लेंगे। फिर आता है जी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे आप कहते हैं वाह मेरे माइंड में ना स्ट्रेटेजी आ गई, चलो ये करते हैं। ऐसे नहीं होता। हमने कहा एनालिसिस करना है, एक्सटर्नल इंटरनल। और ये क्या एक दिन में बैठकर कर लोगे? नहीं भाई, इट टेक्स लॉन्ग, इट टेक्स लॉट ऑफ योर टाइम। तो कहते टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। Strategic management time consuming है। Organizations spend a lot of time in preparing and communicating the strategies which may impede daily operations and negatively impact the routine business. Planning and strategizing are important, but if too much time is spent on it, it might not be as fruitful. आप कहते मैं डेली ना अपना शेड्यूल, जबरदस्त शेड्यूल बना के पढ़ूंगा। फोकस किस पे है? शेड्यूल बनाने पर, फॉर्मुलेट पर, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने पर, ना कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट पर। सुबह 6 बजे उठे, 12 बजे तक आप स्ट्रेटेजी बनाते रहे। एक एक मिनट आपने प्लान कर लिया कि 12 बजे के बाद ना मैं ऐसे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट का इतने घंटे ये टॉपिक ये कर दूंगा, उसके बाद इमीडिएटली ये टॉपिक करूंगा, इस सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाऊंगा। भाई 6 घंटे तू स्ट्रेटेजी बनाता रहा, इंप्लीमेंट कब करेगा? वही पॉइंट ये है। कहता इतना सारा टाइम हमारा स्ट्रेटेजी बनाने में चला जाता है कि जब टाइम था उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का, हो सकता है हम उस टाइम में इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाए। हमने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना था, लेकिन हम इतना ज्यादा समय उसमें स्ट्रेटेजी में लगाते रहे कि जब तक इंप्लीमेंट करते, 4 कॉम्पिटिटर ने आकर और वो वाली चीज कर दी। अब मैं पहला मेन कॉम्पिटिटर, 4 कॉम्पिटिटर और कह गए, अब मैं 6ठे नंबर पर आ गया। कस्टमर कैसे आएगा मेरे पास? सारी चंक, सारी क्रीम, सारा चंक तो वो लोग ले गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर एक चीज का एक टाइम होता है और स्ट्रेटेजी बनाने में टाइम लगता है। हाँ, इस लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सकता है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को करें, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल इस पे डिप्लॉय कर दें, सो दैट द डिसीजन कैन बी टेकन एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। फिर आई जी कॉस्टली अफेयर। पैसे बड़े लगते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। कोई भी बैठकर कर सकता है क्या? नहीं, यू नीड द एक्सपर्ट्स टू डू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर यू। जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी हम पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे जाकर, तरह तरह की चीजें करना, तरह तरह के एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना, ऑल्टरनेटिव्स को बनाना, उसको देखना, इवेल्युएट करना, उसके बाद कंट्रोल करना, इन सब के लिए भाई यू नीड द एक्सपर्ट्स। मींस यू नीड मनी फॉर दिस। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस तो फिर भी अफोर्ड कर पाएंगी, लेकिन एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी। It's a costly process. Strategic management adds a lot of expenses to an organization. Expert strategic planners need to be engaged. Efforts are to be made for analyzing the external and internal environment to devise the strategies to implement them. These can be costly with limited resources organization. जहां पर small और medium है, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम ही हो सकता है। तो ये भी एक limitation है obviously. Difficult to estimate the competitor response. ये क्या चीज आई जी? कॉम्पिटिटर, हमने कहा जी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। हमें पता चल गया कॉम्पिटिटर ये करने वाले, हमने कहा अच्छा ये करने वाले हैं, हम भी चलो अपना स्टार्ट करते हैं। बैक डोर पर हमने भी अपना स्टार्ट कर दिया और हमने सोचा कि जब ये वाला कॉम्पिटिटर अपना मार्केट में उतारेगा प्रोडक्ट, तब हम भी इमीडिएटली विद इन लेस टाइम अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतार देंगे, क्योंकि हमने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने एग्जाम्पल कल दिखाया, फोर्ड एंड्योवर 2003 में इंडिया में आ गई, लेकिन टोयोटा कंपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी ला पाई 6 साल बाद 2009 में। सवाल उठता है भाई इतना टाइम क्यों लग गया? फोर्ड एंडेवर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद आपके माइंड में आइडिया, अरे भाई ये गाड़ी अपने को बनानी है, क्या रातों रात बना दोगे? कि नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टडी कि भाई ये क्या चीज है, किस तरह से गाड़ी बनी, रिवर्स इंजीनियरिंग आपको करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। और उसने गाड़ी उतारी, ये थोड़ी इमीडिएटली, आप पहले 2 महीने 6 महीने 1 साल रुककर देखोगे कि क्या जो इमीडिएट डिमांड आई वो बबल थी या एक्चुअल में वो डिमांड रहने वाली है। 1 साल देखा, आपको पता चल गया कि ठीक है ये प्रोडक्ट बढ़िया, इसकी डिमांड है, चलो हम भी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सोचना। आप एक फैसिलिटी सेटअप करोगे, प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे,
तरह तरह की स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड फोर्स अरेंज करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पार्ट सोर्सिंग करोगे, कहां से रॉ मटेरियल लेना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से अपने आप को मार्केट में पोजीशन करना है, हमने कैसी गाड़ी बनानी है टक्कर देने के लिए, दिस थिंग्स टेक अ टाइम। यही चीज हम कह रहे हैं कि भाई कॉम्पिटिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने पहले एग्जांपल क्या दिया, हमें पता चल गया कि कॉम्पिटिटर ये करने वाला है तो चलो हम कर लेते हैं साथ साथ, लेकिन ये किस किस केस में ही पता चल पाता है कि कॉम्पिटिटर ये करने वाला है। कॉम्पिटिटर अपने आप को चार दीवार के अंदर बंद करके अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है सो दैट वो लीक ना होने पाए। जब फाइनली उसका प्रोडक्ट मार्केट में उतर जाएगा तब जाकर हम लोगों को समझ आएगा कि भाई कुछ ऐसा हो गया। जियो ने जब फ्री डाटा बांटा 2 साल के लिए, मान लो आज का डेट उन्होंने अनाउंस करने के रख लिया कि आज हम ये अनाउंस करने वाले हैं। अब अगर इस अनाउंसमेंट के 6 महीने पहले एयरटेल वोडाफोन आइडिया को पता चल जाता कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो अपने आप को पोजीशन कर सकते थे कि भाई ये ऐसा होने वाले, हम पहले से ना तैयारी करके रखते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में हमें ये करना है। लेकिन पता ही कितनी बार चलता है, मान लो दो कंट्रीज के आपस में लड़ाई हो गई, रातों रात एक कंट्री ए ने कंट्री बी के ऊपर मिसाइल दागना स्टार्ट कर दिया। अब कंट्री बी तो बेचारी आराम से सो रही है, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तो उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर कंट्री बी को पहले से पता होता कि हमें आशंका ऐसा कुछ होने तो दे कुड प्रिपेयर देमसेल्फ। लेकिन कंट्री ए चार दीवार के अंदर बंद रहकर अपना डिसीजन ले रही है कि कंट्री बी को पता ना चल पाए। तो यही तो दिक्कत है। देखिए जी, in a competitive scenario where all the organizations are trying to move strategically, it is difficult to clearly estimate the competitive responses to a firm's strategies. It is difficult to estimate the strategic planning of competitor because most of these decisions are taken within the closed doors by the top management. Example, आपने कई बार सड़क पर गाड़ी चलती देखी होगी, होल्ड कीजिए मैं दिखाता हूं एग्जांपल एक। ये देखिए जी, आपने कभी इस टाइप की कार देखी होगी सड़क पर चलते हुए, कार चल रही है लेकिन उसे ढका हुआ है। कभी इस टाइप की कार भी देखी होगी, इस तरह से ना कवर करे रहते हैं। हालांकि इंडिया में मेनली आपने इसी टाइप का देखा होगा, जब कार चलती है ना ऑन रोड, उसको इस तरह ढका होता है। इसमें तो फिर भी इसके जो ये विंडोज हैं ये विजिबल है, अदरवाइज इस तरह की कार होती है पूरी ढकी होती है। क्या चीज है, मतलब कंप्यूटर अपनी एक गाड़ी लेकर आ रहा है लेकिन उसका डिजाइन ना छुपा कर रखा हुआ है। रीजन क्या है ऐसा करने का, कहीं हमारे इस डिजाइन को देखकर हमारा कॉम्पिटिटर सिमिलर टाइप की कार बनाकर मार्केट में ना उतार दे। अब बच्चे कहेंगे सर छुपाने का फायदा क्या, लॉन्च तो होने ही वाली है। जब लॉन्च होगी उसके बाद कॉपी करो चलेगा, लेकिन लॉन्च होने में 3 महीने, अभी तो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं हम कार की, पूरे इंडिया में घुमा घुमा कर देख रहे हैं कि भाई जो चीज हम ऑफर कर रहे हैं कि कितनी एवरेज आने वाली इसकी, वो टेस्टिंग कहां पर है। जब कंपनी में गाड़ी को बनाया गया, फैक्ट्री के अंदर असेंबल किया, तभी पता चल गया अरे इतनी एवरेज आ जाएगी। उसको टेस्ट करेंगे, उसकी रोड प्रेजेंस क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं चलाने में, सभी चीजों की टेस्टिंग, उसके बाद फिर से जो भी प्रॉब्लम्स निकलेंगे उसको करेक्ट करेंगे, देन वी विल लॉन्च। अगर 4 महीने के बाद लॉन्च, और अगर आज ही मैं बता दूं तो मतलब मेरा कॉम्पिटिटर 4 महीने एडवांस में इस गाड़ी की तैयारी करना स्टार्ट कर देगा, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव हिम अ इवन अ सिंगल डे टू डू दिस। तो ये भी एक हिस्सा हो गया कि कार्स को कैमोफ्लेज इसलिए किया जाता है बिकॉज कोई भी आज के डेट में नहीं चाहता कि हमारा कॉम्पिटिटर हमें कर सके कंपीट या फिर कॉपी कर सके। ठीक है ना, एप्पल का एग्जांपल लिखा है, Apple changed the market dynamics of the speaker industry by choosing to remove 3.5 mm video jack from audio jack from iPhone। हर फोन के अंदर 3.5 mm का जैक होता है, मोटा सा पिन आप उसके अंदर घुसाते हो, ईयरफोन लगाते हो और इंजॉय करते हो म्यूजिक को। एप्पल कंपनी ने 3.5 mm का
ऑडियो जैक ही निकाल दिया। अब एप्पल ने ऐसे अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस बना ली, वो कुछ भी करते लोगों को लगता है भाई कुछ तो बात होगी, और अगर कुछ बात नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि आप उस फोन को लोगे नहीं। जिस इंसान ने एप्पल का फोन लेना है उन्हें एप्पल का ही फोन लेना है, चाहे उसने चार्जर बंद कर दिया देना, वो कहता भाई चार्जर तो अलग से खरीद लो ना, इसका मुझसे क्यों मांगते हो। समझ रहे हो, 3.5 mm का जैक निकाल दिया। अब 3.5 mm का जैक निकाल दिया, अब ऐसा करने से क्या हुआ, to be relevant in the market, all major speaker brands had to put the efforts to develop their own true wireless speaker and compete with the new entrants। जब आईफोन ने निकाल दिया, जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो ईयरफोन होते हैं, तो उन्होंने तो समझ लिया कि अच्छा ये नहीं दे रहे, सी टाइप दे रहे, तो हम अपना सी टाइप वाला बना देते हैं। लेकिन जो पुराने ब्रांड्स थे वो क्या करें, पुराने ब्रांड्स हैं तो वही अपना बनाया 3.5 mm वाला पिन है। मतलब मान लो मेरे पास एक ईयरफोन है, ये फोन है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहां पर 3.5 कहां गया मेरे फोन का, ये रहा 3.5 mm का इसके अंदर जैक लगाऊंगा और कान में डालकर म्यूजिक एंजॉय करूंगा। लेकिन एप्पल कंपनी ने निकाल दिया। अब पुराने जितने ब्रांड्स ईयरफोन के थे, नाउ दे हैड टू टेक दिस एफर्ट कि भाई ये एप्पल ने क्या कर दिया यार, हमारा धंधा बंद कराएगा, तो उन्हें फटाफट से अपना मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से करना पड़ा कि जो नए लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं ईयरफोन में, वो तो सारे 3.5 mm के अलावा दूसरा सी टाइप भी बना देंगे, लेकिन जो पुराने वाले ब्रांड थे उनको भी वो सी टाइप लॉन्च करना पड़ा टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई कॉम्पिटिशन में रहने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है जानना जरूरी है, बट इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। हमें नहीं पता रातों रात कौन सा कंप्यूटर क्या चीज लॉन्च कर दे और क्या स्ट्रेटेजी वो अपने क्लोज्ड डोर्स के अंदर बना रहा है। तो ये चार चीजें हमारी लिमिटेशन के अंदर आएंगी। पहला बोला जी एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, दूसरा बोला टाइम कंज्यूमिंग है, तीसरा बोला आपका कॉस्टली है, और चौथा बोल रहा है कि हमारे लिए मुश्किल है कंप्यूटर की रिस्पॉन्स को सोचना कि वो क्या कर बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता जी अब ये बताओ, इंपॉर्टेंस भी देख ली, लिमिटेशन भी देख ली, तुम्हारा वर्डिक्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या बिजनेसेस ऐसा करते हैं? आइए देखते हैं। डू बिजनेसेस ऑप्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इवन विद इट्स लिमिटेशन? द आंसर इज यस, the businesses do opt for strategic management even after the limitation, because agreed that it's a time consuming and costly process, yet all organization want to indulge into it because even though it is limitation, its importance outweighs its shortcoming। कहते हैं भाई थारी जो importance है, it is more than your shortcoming, your importance is more than your limitation। A business can't operate and succeed without the proper strategic management। इसमें इससे संबंधित हमारे पास एक केस स्टडी है, केस स्टडी पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है पुत्र, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इट सेज रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। क्या बात है, बड़ा बिजनेस है, 15 स्टोर है उनके, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम चीजें जो है बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। 4 of these stores were opened in last 3 years। He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, TVs, washing machines, ACs and like till 4 years back। पिछले 4 साल पहले तक तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस चल रहा था, बट विद शिफ्ट टू दी परचेजेस टू ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स भी आ गए मार्केट में। सेल्स ऑफ हिज फिजिकल स्टोर्स केम डाउन टू अबाउट 70% इन द लास्ट 4 ईयर। अगर पहले 100 यूनिट बिकते थे, अब 70% रह गए, मतलब 70 रुपए। एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा इन द लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कहता भाई एक तो बताओ कि इनके साथ क्या हो रहा है, और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस भी साथ साथ डिस्कस करो। देखते हैं। रमेश शर्मा इज फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर्स टू ऑनलाइन स्टोर। बिल्कुल सही। व्हाइल ही इज यूजिंग द टूल्स ऑफ एसएम, दे कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव द सक्सेस। चाहे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज कर भी रहे, तब भी ऐसा नहीं कि 100% सक्सेस मिल ही जाएगी, बिकॉज देर आर सर्टेन limitations which are attached to the strategic management। कुछ limitations हैं इसकी जो कि इस प्रकार है। पहला जो हमने पढ़ा, environment जो है जिसमें आप strategy बना रहे हो is highly complex and turbulent। Entry of online stores, a new kind of competitor brought a different dimension to selling consumer durable। Online stores with their size power could control the market and offer the stiff competition to traditional stores। आज की डेट में मान लो आपको ना एक एसी खरीदना है, 30-35 हजार रुपए के आसपास आ जाता है एक ठीक ठाक एसी। तो आप चले गए आपके घर के पास जो शॉप है खरीदने के लिए, आपने पूछा कितने का, कहते हैं 33,000 का है। आप इमीडिएटली पता क्या करोगे, आप कहोगे भैया मॉडल नंबर क्या है, फोन सबके पास है, फटाफट से आप या तो गूगल पर डालोगे या अमेजोन पर डालकर चेक करोगे। सेम प्रोडक्ट आपको दिख रहे 29,000 का, आप कहते भैया 29,000 में देना है क्या, वो कहते नहीं जी 29 में नहीं दे पाएंगे, 33 है, लास्ट टू लास्ट 32,500 लगा देंगे।
आप कहते ठीक है भैया, आप वहां से निकल के आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपके घर आ गया ऑनलाइन ऑर्डर, असेंबली करने वाला भी आ गया, इंस्टॉल करके चला गया, बढ़िया हो गया। सवाल उठा ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया जहां पर आपके पास टाइम था, आप स्टोर तक पहुंच भी गए, लोग तो भाई स्टोर तक पहुंच ही नहीं रहे। ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त हो चुकी है ब्रांड्स की, द पीपल आर रिलक्टेंट टू गो टू द स्टोर्स। आलसी रहना, आलसी बैठना सबको अच्छा लगता है। जब बिग बास्केट ने बोला, ब्लिंकिट ने बोला, भाई तू सब्जी खरीदने बाहर क्यों जा रहा है, मैं दे दूंगा ना तुझे, मैंने कहा सच में? कहते हाँ। मैंने कहा आई लव यू, ऑर्डर 15 मिनट के बाद सब्जी घर में। मैंने कहा यस। लोगों को आलसी रहना बड़ा पसंद है। एक एक पॉइंट तो ये है, एक पहलू तो ये, टाइम इज मनी, मेरा समय कीमती है। अरे भाई, जिन लोगों के पास टाइम है ही है, फालतू का टाइम भी है, वो भी नहीं जा रहे सब्जी लेने मार्केट में, वो भी कह रहे हैं भाई ब्लिंकिट कर लेंगे, जेप्टो कर लेंगे, बिग बास्केट कर लेंगे। समझ रहे हो? तो ये तो फिर भी एक बड़ी चीज है। एसी खरीदना है, आप एसी खरीदने जाओगे, फिर वो बोलेगा भैया रेडी पे भेज देंगे, टेम्पो में भेज देंगे, 500 रुपये किराया लगेगा आपका। आप कहते हैं यार ये क्या बात कर रहे हैं, तो अमेजोन वालों तो फ्री में भेजता है। पॉइंट है ऐसा जबरदस्त कंपटीशन आ क्यों रहा है? आपने जब फिजिकल स्टोर ओपन किया एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, एक जगह आपने किराए पर ली, प्रॉपर्टी के रेट्स आए दिन बढ़ रहे हैं, आपके एक स्टोर का किराया 2-2.5 लाख रुपए का है, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है तो एक बड़ा सा स्टोर होता है, 2-2.5 लाख तो मैंने यूं ही बड़ा कम अमाउंट बोला, फिर भी ठीक है। 2-2.5 लाख रुपए आपका पर मंथ का रेंट है, साल का 25 लाख रुपए हो गया। इतने सारे इंप्लॉइज आपने रखे हुए हैं डेमो दिखाने के लिए। हर लेट से वॉशिंग मशीन की जो डिवीजन है 4 इंप्लॉय वहां पर रखे, रेफ्रिजरेटर के लिए 4 इंप्लॉइज रखे हुए, इतना सारा स्टॉक है रखा हुआ है। तो आपके खर्चे हैं, यू हैव गॉट द ओवरहेड्स, आपका बिजली का बिल आ रहा है और 70 तरह के आपके खर्चे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन वाला है उसने सिर्फ क्या बनाया हुआ है, एक स्टोर बनाया हुआ है। उस स्टोर के अंदर सामान पड़ा है जहां पर कोई भी आ नहीं सकता डेमो देखने के लिए। डेमो देखने भाई हमारी ऐप खोल, वहीं पे जो दिख रहा है वही डेमो है। और लोग क्या करते हैं, यार डेमो में मजा नहीं आया, फिजिकल स्टोर में अगर हद से जाते हैं डेमो देखने जाते हैं और वापस आते हैं घर, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। जिसकी वजह से आज की डेट में जो फिजिकल स्टोर्स हैं दे हैव बीन क्रिपल्ड, उन पर कंपटीशन का बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है और वही रमेश शर्मा जी के साथ हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन स्टोर के कारण एक नया टाइप का कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुका है जो कि बहुत जबरदस्त कंपटीशन आपको दे रहा है। Another limitation of strategic management is that it is difficult to predict how the things will shape up in the future। ये नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर हम एक भी गलत स्टेप ले लें और वो रॉन्ग हो गया हमारा, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने में समय नहीं लगता। रमेश शर्मा ऑल्दो मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली फेल्ड टू सी हाउ द ऑनलाइन स्टोर्स विल इंपैक्ट द सेल्स। उसको चाहे कुछ समय से लग रहा है कि ऑनलाइन स्टोर आने से धीरे धीरे मेरी सेल कम हो रही है, आज 70% है, लेकिन 3 साल पहले 70 थोड़ी होगी, 100 से एकदम 70 थोड़ी, 100 से 95, 90, 80, धीरे धीरे 70 तक पहुंचे हो। लेकिन क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट, आपको ये नहीं पता फ्यूचर में कैसा हो जाए, तो आप स्ट्रेटेजिकली सोच ही नहीं पा रहे आपको स्टेप क्या लेने हैं। Although strategic management is a time consuming process, he should continue to manage strategically. Challenging times require more efforts on his part। साथ साथ छोटा छोटा सोल्यूशन भी दिया गया, कहते भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुझे अपने बिजनेस को जितना है उतना मेंटेन करना है या फिर और बढ़ाना है, तुझे टाइम तो देना पड़ेगा। चैलेंजिंग टाइम है, बट तुम्हें धैर्य बनाकर चलना होगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली है। रमेश शर्मा में कंसिडर एंगेजिंग द एक्सपर्ट्स टू फाइंड आउट द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स to attune his strategies to better serve them in a customized manner। The customized offerings may be difficult to match by the online stores। कहते रमेश शर्मा को यह समझना होगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली है, लेकिन कॉस्टली होने के बावजूद भी अगर सक्सेसफुल हो गई तो परिणाम आपकी फेवर में आ सकते हैं और जो बिजनेस शेयर हमने खोया है हम उसको वापस से पा सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एंगेज कर एक्सपर्ट को, उनको बोल कि भाई ये दिक्कत आ रही है, वो आपको सुझाव देंगे। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस, आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि कस्टमर आपके पास आ क्यों नहीं रहा, जा क्यों रहा है। कस्टमर ऑनलाइन पर जा क्यों रहा है, यू विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर ये समझ में आ गया कि ये इसलिए जा रहे, तो वो जो इसलिए है ना, वो तुम खुद ऑफर कर दो, इसको तुम खुद ऑफर कर दो जिसकी वजह से तुम अपने कस्टमर को रोक सको। फिर एक चीज आती है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज्ड ऑफरिंग ऑनलाइन वाले के लिए कहते हैं बड़ा मुश्किल है कस्टमाइज ऑफरिंग करना, लेकिन तुम कस्टमाइज्ड ऑफरिंग दे सकते हो। जैसे कि अगर सब्जी वालों में बात करूं, जैसे हम बिग बास्केट, ब्लिंकिट, जेप्टो एक्सेट्रा की बात करते हैं, जब आप सब्जी खरीदने के लिए फिजिकली जाते हैं, मम्मी हमेशा क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा धनिया डाल दे, भैया 2 नींबू डाल दे,
भैया तो हरी मिर्ची डाल दे, और ये फ्री की चीज होती है बेसिकली। धनिया और हरी मिर्ची पर तो हक जो है माना गया है, बस शास्त्रों में नहीं लिखा, नहीं तो लेडीज तो कहती भाई शास्त्रों के द्वारा हमारा अधिकार माना गया है इस पर, ये तो मना नहीं कर सकता। ऑनलाइन में जब ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हो वहां पर नोट्स में डाल सकते हो थोड़ा धनिया और 2 हरी मिर्ची डाल देना जरा, नहीं, वहां पर आपको हरी मिर्ची खरीदनी पड़ेगी, धनिया खरीदना पड़ेगा। लेकिन कस्टमाइज्ड ऑफरिंग के लिए आज की डेट में और हमेशा फिजिकल स्टोर्स ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। बिजनेस डायनेमिक्स इतने चेंज हो चुके हैं कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से कंपीट करने के लिए एक स्टेप आगे जाकर काम करना पड़ेगा। मेरे मोहल्ले में केमिस्ट की शॉप है, मोनोपोली है, सिर्फ एक ही शॉप है, उसको कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन फिर भी जब से नेटमेट्स आया, 1mg आया, और भी कई सारे फार्मा इजी आया, और भी कई सारे ब्रांड्स आए दिन लॉन्च होते रहते हैं जो कहते हैं सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन आप मेडिसिन ऑर्डर कीजिए, हम आपको घर पर लाकर देंगे, और 15 से 20% की मिनिमम सेविंग हो जाती है। अब एक तो वहां से ऑफ मिल गया, और दूसरा घर बैठे दवाई आ गई। फिर से वही बात कि भाई जाए कौन घर से, पर मन ही नहीं करता। तो केमिस्ट है, मोनोपोली है, लेकिन फिर भी वो घर पर मेडिसिन देकर जाता है, रात को भी देकर जाता है। अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा मुझे पता है भाई 4 दिन आने में लगेंगे, लेकिन अपने केमिस्ट को मैं एक व्हाट्सएप करता हूं कि भाई ये वाली चीज चाहिए, 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम वो मेरे पास है, और अगर मुझे जल्दी भी चाहिए तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं, आधे घंटे के अंदर मेरे को घर पे मेडिसिन दे जाता है, और डिस्काउंट के लिए बोलता हूं तो डिस्काउंट भी दे देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कस्टमर अगर डैश जगह पर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, सो दैट यू कैन मैच अप, यू कैन रीड हिज माइंड एंड टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली कि अच्छा ये रीजन की वजह से जा रहा है, इस रीजन को मैं खत्म कर दूंगा, मैं ये चीज तुझे यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसा ही कुछ रमेश शर्मा जी को भी सोचना होगा, और अगर खुद नहीं सोच सकते तो स्ट्रेटेजिस्ट को बिठा लो, थोड़ा पैसा खर्च करो, लेकिन उस पैसे को खर्चा मत मानो, ट्रीट इट एज योर इन्वेस्टमेंट। स्टोर्स ओन्ड बाय, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं जी, stores owned by Ramesh Sharma are much smaller than the online stores. It is very difficult for him to visualize how online stores will be moving strategically. साथ में ये वाला पॉइंट भी है, वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिकली आपको कैसे मूव करना है फ्यूचर में ये भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका तो फिजिकल स्टोर है, लेकिन ऑनलाइन वाले जो है आपका मान लो दिल्ली में है, आप सिर्फ कौन सी पॉपुलेशन को कैटर करोगे? क्या मुंबई वाला बंदा दिल्ली आएगा क्या इसी खरीदने के लिए या चंडीगढ़ वाला आएगा? सवाल ही नहीं उठता, दिल्ली का ही आएगा, और वो भी आपने 15 स्टोर क्यों खोले हैं? अगर आपका एक स्टोर करोल बाग में है तो वहां पर भाई जीके का बंदा नहीं आएगा, वहां पर राजौरी गार्डन का बंदा नहीं आएगा आपका, ठीक है ना? जितना मुझे पता है दिल्ली का उतना बोल रहा हूं, जो दिल्ली के माफ करना भाई अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, लेकिन हाँ एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है। आपने 15 स्टोर क्यों खोले? दिल्ली इतना बड़ा है, हर एरिया में आपको चाहिए था कि वहां की जो नियरेस्ट पॉपुलेशन है उसको आप कैटर कर सको, लेकिन ऑनलाइन वाला तो फोन पर है ना भाई, फोन कोई भी चला सकते, पूरे भारत का कोई भी बंदा, आप किसी भी पिन कोड पर सामान मंगवा सकते हो। तो जस्ट इमेजिन कि उन लोगों के स्टोर्स कितने बड़े हैं, स्प्रेड ओवर इन किलोमीटर्स हैं, और तुम्हारा तो चंद मीटर्स में है। हमें नहीं पता कि वो स्ट्रेटेजिकली कैसे मूव करेंगे, तो ये भी एक चुनौती है हमारे सामने कि कैसे हमें मूव करना है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुम्हारे किसी काम का नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में चाहे कमियां हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसका सही तरीके से प्रयोग करोगे तो वो आपका एडवांटेज बनकर उभरेगी और आपको हेल्प करेगी अपने खोए हुए बिजनेस को पाने में और उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी। ठीक है ना गाइस? तो एक ये हमारा पॉइंट रहा, इसके साथ हमारा इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस का हेड जो है पुत्र आकर खत्म होता है। लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस का पॉइंट हमारा खत्म होता है। हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, फ्रेश टॉपिक है, मेरे ख्याल से इसको फ्रेश क्लास में ही पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आज का जो सिस्टम है, आज का जो कार्यक्रम है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा मैंने कहा था डेली का डेली आप पढ़ते रहिए सो दैट हम इजीली आगे बढ़ पाए। ठीक है ना? डेली का डेली पढ़ेंगे तो एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी और मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे तो जैसे चैप्टर 1 क्लास में खत्म हो तो चैप्टर 1 आपका एक बार तो मुझसे पढ़कर खत्म हो गया और एक बार खुद की रिवीजन से भी खत्म हो गया। तो चैप्टर का एक जो बर्डन होता है ना वो नहीं रहेगा, सब्जेक्ट का बर्डन अपने ऊपर नहीं हम आने देंगे। ठीक है ना? वी हैव टू मेक श्योर, पहले दिन से मैं यही कह रहा हूं कि भाई हमें जबरदस्त से जबरदस्त मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर लेने हैं एंड स्काई इज द लिमिट। कोई भी बायसनेस, प्रेजुडाइज माइंड में रखकर मत पढ़ना, अरे थ्योरी में तो नंबर आते नहीं, अरे मेरे नंबर इसमें कैसे आएंगे। यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज अलोंग विद द रियल लाइफ एग्जांपल्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फॉलो व्हाट आई से, जस्ट फॉलो व्हाट आई से। और कोई भी चीज लाइफ में जब करते हो
पहली बार तो थोड़ी मुश्किल लगेगी ही, लेकिन एक अच्छा सच्चा बढ़िया व्यक्ति इंसान वही है जो कि हार ना माने और आगे बढ़ता जाए। हम जब छोटे थे उस समय ABCD सीखना, 1 2 3 4 लिखना, क ख ग लिखना, वो भी एक चैलेंज था। याद है डॉटेड वर्ड्स होते थे, उनको मिलाना होता था, किस टाइम तो वो भी नहीं आता था लिखना हमें। सो वी डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड, डीकरेज कि यार CA है, इतना मुश्किल है, कैसे होगा, ये वो सब कुछ हो जाएगा। प्रिजुडाइज माइंड में कोई नहीं रखना, एंड वी हैव टू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। ये नहीं सोचना कि यार एग्जाम आएंगे, क्या मैं एक ग्रुप दूं या दो। मैंने तो सोचे थे कि मुझे 2 ग्रुप देने चाहिए, लेकिन कुछ सीनियर्स ने कह दिया कि यार एक ही ग्रुप दियो, 2 ग्रुप के चक्कर में एक भी चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, यू जस्ट हैव टू कीप ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर कैपेबिलिटीज, कि आप उसे अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते। इतना सारा समय हमें एग्जाम से पहले मिलता है कि हम बड़े इजीली अपने सारे पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा हूं, मैंने ऐसा कोई अनोखा नहीं किया कि भगवान ने मुझे कुछ एक स्पेशल कोई मैजिक पावर देकर भेजी कि राहुल तू जिस एग्जाम में बैठेगा उसमें तू फर्स्ट रैंक में पास होगा, रैंक लेकर आएगा। इट इज अप टू यू, हाउ यू सी योर सेल्फ, हाउ यू पोजिशन योर सेल्फ, किस तरह से तैयारी करते हो और किस तरह से अप्रोच करते हो अपने एग्जाम को। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी सीरियस इन योर अप्रोच। आप एवं ही नहीं ले सकते। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यार CA कर रहे हैं, इस बार हो गया तो ठीक, नहीं तो अगला तो है ही। अगर इस मेंटेलिटी के साथ कर रहे हो ना कि कोई बात नहीं इसमें देख लेता, नहीं हुआ तो अगला है ही है, तो कभी भी पहला अटेम्प्ट पास नहीं होगा। व्हेन यू थिंक इन सच अ मैनर कि यार यही अटेम्प्ट है, मुझे कुछ भी करके इसी अटेम्प्ट में पास होना है, मतलब होना है, देर इज नो सेकेंड थॉट, तो आप अपनी पूरी एनर्जीज लगा पाओगे। यू शुड ऑलवेज थिंक दैट देर इज नो प्लान बी, देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज ओनली वन प्लान एंड दिस वन प्लान इज टू विन इट। हमें कुछ भी करके एग्जाम में जाना है, मेहनत पूरे तरीके से करनी है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी है, और एग्जाम में हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आने। और इस तरह से कि मेरे जो भी ग्रुप है, अगर सिंगल है तो सिंगल, अदर प्रेफरेबली अगर आपके दोनों पढ़े हैं तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि वी शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो हमें बोथ ग्रुप्स जो है पास करने हैं, सो दैट हम नेक्स्ट स्टेप पर अपनी CA जर्नी के अंदर जा सके। तो हमेशा अपने स्पिरिट्स को हाई रखिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए। और बच्चे कहते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आएगा, पढ़ने से। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे ना उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे कि यस आई कैन डू दिस, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल, आई विल मेक इट पॉसिबल, आई विल क्लियर माई एग्जाम। जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे एम हैं, मैं अपने एफर्ट से उनको पूरा करके दिखाऊंगा। बट वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स दिस। अगर यूं ही बैठे रहेंगे, अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, आधा आधा दिन वेस्ट कर देंगे, तो ये फिर हासिल नहीं हो पाएगा। वी हैव टू मेक अ कॉन्टिन्यूअस effort, a dedicated effort towards the fulfillment of our aim, only then we will be successful। ठीक है ना भाई। तो मेरे साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने रिवीजन एक्सेट्रा अच्छे से करते रहिए, एंड माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, मुलाकात अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।